उठ भी जाओ, सूरज सर पे निकल आया है। शाइस्ता बेगम ने उसे झंझोड़ते हुए कहा। हाय, कहाँ है, कहाँ है? होरीन अपने बाल झाड़ती हुनकों की तरह बेड पर उछलने लगी। अरे बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारे सर पे नहीं, आसमान के सर पे। शाइस्ता बेगम ने बेटी की हरकत पे कहकहा लगाते हुए कहा। होरीन की नींद का तो पता ही था। अरे चाची बेगम, ये क्यों सुबह सुबह पागल बंदरिया की तरह बाल पकड़े छलांगे खा रही हैं? कमरे से गुजरता आरिश दांत निकाले आदत के मुताबिक असफी क्लास लेने आ पहुंचा। बस इसी की कमी थी। यही इंसान करवाना होती है। बस आपने, वो भी इस आग के गोले के सामने। होरीन भूखी शेरनी की तरह आरिश की तरफ लपकी। अरे मैंने क्या किया? शाइस्ता बेगम ने आरिश को बचाते हुए मासूमाना अंदाज में कहा। आप ठीक से नहीं जला सकती थी मुझे, और तुम क्या हर वक्त मेरी जासूसी में लगे रहते हो? चलो जाओ यहाँ से, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। होरीन का गुस्सा अरूज पे पहुंच चुका था। अरे अरे लेलिकस यार, तुम तो ख्वाह गुस्सा हो रही हो, मैं तो मजाक कर रहा था। आरिश ने सफाई पेश करते हुए जान बचानी चाहिए। सुबह सुबह गुस्सा नहीं होते मेरी जान, वरना सारा दिन बुरा गुजरता है। चलो शाबाश, फरीश होकर जल्दी से आ जाओ, बाहर नाश्ता लगा है। शाइस्ता बेगम भी उसका गुस्सा कम करने को आगे बढ़े। वो मुंह बनाती बनाती वाशरूम की तरफ चल दी तो आरिश और शाइस्ता ने भी शक्ल अदा करते बाहर का रुख किया। होरीन को देखने कितने बजे आना है? उन्होंने गजनफर साहब ने बड़े पर जाम लगाती शाइस्ता बेगम से पूछा। होरीन को देखने आया है, शाइस्ता बेगम जवाब देती। इससे पहले ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा। जी भाभी, कल रात ही कॉल आई थी, बस अभी आपको बताने ही लगी थी। सोचा रास्ते की टेबल पर ही सबको बता दूंगी। शाइस्ता बेगम ने तफसीर बताते कहा। गुड मॉर्निंग बाबा जानी, गुड मॉर्निंग चाचू चाची। होरीन ने डाइनिंग हॉल में दाखिल होते आदतन बाबाज बुलंद कहा। आगे ही नई प्रिंसेस गजनफर साहब ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी बाबा जानी। होरी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। भाई तैयार हो जाए, आपको हलाल करने की प्रदान की जा रही है। अशार ने उसे छिड़ते हुए इतला पहुंचाई। क्या मतलब? होरी ने नासमझी से पूछा। अशार, तुम तो ना बस फजूल ही बोला करो। सानिया बेगम है अपने बेटे को डकता। मैंने क्या कर दिया? अशार ने मजलूम शक्ल बनाते हुए एहतजाज किया। चुप बैठो, सानिया बेगम ने घूरते हुए इशारा किया। कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते के लिए, बस इसी का बता रहा है। शाइस्ता बेगम ने शफकत भरे लहजे में तफसीर बताई। अम्मी बेगम, लेकिन बाबा जानी, अभी तो मेरी स्टडीज चल रही है, इतनी जल्दी क्या है? होरी ने रुख गजनफर साहब की जानिब बुरा सा मुंह बनाते कहा। अभी नाश्ता तो कर लो, बाद में डिस्कस कर लेंगे ये सब। ज़ियाफत साहब ने हंसते हुए कहा। आप लोग भी करें नाश्ता, में लेट हो रही हो। तालिब से बाय। होरी ने अपना बेग उठाती बाहर की तरफ चल दी। अरे सुनो तो, ये लड़की भी ना कुछ नहीं खाती, शाइस्ता बेगम ने परेशानी से कहा, जबकि अशार भी होरीन के पीछे हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर कहाँ है? आरिश को ड्राइविंग सीट पर बैठा देख होरीन ने तब कर पूछा। अतलान तर्ज है कि ड्राइवर एक हफ्ते की छुट्टी पर है। फ्रंट सीट पर बैठते अशार ने उसे ये मनहूस खबर सुनाई। क्या अजाब है, और तुम पीछे नहीं बैठ सकते थे? होरीन ने अशार को घूरा। बैठ जाओ अब यार, सब लेट हो रहे हैं, आरिश ने झंझलाते हुए कहा। होने होरीन रिंग बनाती बैक सीट पर बैठ गई। अशार, तुमने कभी किसी बंदरिया को बाल पकड़े बेड पर छलांगे लगाते देखा है? आरिश ने अशार को मुखातब करते हुए नजरें बेमोर पर प्रपोज करते हुए की सुबह वाली हरकत याद दिलाई। गाड़ी तेज चलाओ, में लेट हो रही हो। होरीन की आंखें गुस्सा से लाल थी। चला ही रहा हो, आरिश ने हंसी दबाते कहा। बिल्कुल चलाओ, वो भी खामोशी से, वरना चाचों को एक मैसेज जाएगा। तुम्हारी फजूल खर्ची की लिस्ट का फिर भगना खुद। होरीन इत्मीनान से कहती खिड़की से बाहर देखने लगी। इस चीज़ का मजाक नहीं चल रहा हो, तुम ऐसा नहीं करोगी। अब की बार तकने की बारी आरिश की थी। तो ज़रा तमीज़ और खामोशी से ड्राइव करो। होरीन ने आंखों पर गिलास सजाते हुक्म झाड़ा। दोनों की नोक झोंक से महसूस होते अशार के तो दांत ऐसे बाहर निकले हुए थे जैसे किसी ने उसे सजा दे रखी हो। तो नीचे आ गया तुम्हारा कॉलेज। आरिश ने होरीन को उतार कर जान छड़ाई तो उसकी सांस में सांस आया। सगों ट्राली सजाती शाइस्ता बेगम के तो हाथ पाँव फूल रहे थे। लोग तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। सानिया बेगम मुस्कुराते हुए शाइस्ता बेगम से गोया हुई। जी भाभी, लड़का भी अच्छा है, सबसे बड़ी बात अपना बिजनेस सेट है। शाइस्ता बेगम ने जल्दी में तबसरा करते कहा। अच्छा जल्दी करें, और ये होरीन तैयार हुई कि नहीं?
मैं देख कर आती हूँ। सानिया बेगम टूटती खूब ही वोलिन के कमरे में चल दी। ये क्या पहन लिया? कमरे में दाखिल होते ही सानिया बेगम ने हैरत से पूछा, क्या हो गया चाची, ठीक नहीं है? अशार और आरिश ने मशवरा दिया ये पहनने का। होली ने एक्साइटेड होते हुए बताया, अरे जीन्स शर्ट कौन पहनता है ऐसे मौके पर पागल लड़की। अशार और आरिश की को मैं बाद में खबर दूंगी, तुम जाओ जल्दी से ये ड्रेस चेंज करके आओ। सानिया बेगम ने उसके वार्डरोब से शलवार कमीज का ड्रेसिंग सा जोड़ा, उसे थमाया। मैं जा रही हूँ, 5 मिनट में आ जाओ। सानिया बेगम जल्दी में कहती चली गई। तुम लोगों से तो बाद में निपटूंगी। होरीन पियर पटक की बदले की मनसूबाबंदी करती तैयार होने लगी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है मेरी वो, चलो शाबाश प्यारी लेके आ जाओ ड्राइंग रूम में। होरीन को किचन में एंटर होता देख शाइस्ता बेगम उसकी नज़र उतारती प्यार से कहती बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। होरीन पुरानी घसीटती सबको सलाम करती रूम में एंटर हो चुकी थी। माशाल्लाह आइए बेटा, कैसी है? सोफे पे बैठी हुआ रसीदा लेकिन हैवी मेकअप के साथ फुल फैशन में लगती खातून ने उसे प्यार करते साथ ही बिठा लिया। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। हमारी तरफ से हाँ है, बस आप भी जल्दी से हाँ कर दे। साथ ही बैठी बेसीन सी खातून जो देखने में लड़के की माँ लग रही थी, मिठास भरे लहजे में गोया हुई, अरे इतनी जल्दी कैसे? शाइस्ता बेगम ने घबराहट और खुशी के मिले जले तासुरात के साथ गजनफर साहब की तरफ देखा। हम और कुछ नहीं सुनेंगे, बस भाई साहब हमें जवाब चाहिए, बस अभी वो भी हाँ ने। लड़के के साथ बैठे शख्स जो देखने में लड़के के अबा लग रहे थे पुरजोश होकर कहने लगे, अब आप कितना कह रहे हैं तो हमारी तरफ से भी हाँ है। गजनफर साहब ने भी फैसला सुना दिया था, लीजिए मुँह मीठा करे। सब लोग मुँह मीठा करने लगे, जबकि होली ने किन अखियों से लड़के को देखा जिससे अभी अभी उसका रिश्ता तय हुआ था, जिसे देखते ही उसके पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस हुई। होली की सिटी गुम हो चुकी थी और हमारे खौफ के उसकी आंखें फैल गई थी। हमदान आफंदी। बेसाफ का होली के मुंह से उसका नाम निकला जो फाताना मुस्कुराहट सजाए उसे ही देख रहा था। तड़ाक वो बड़ा खौफ व खतर जन्नाटेदार थप्पड़ उसे रसीद कर चुकी थी, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। हाउ डू, शुराबाज नज़रों से घूरते हमदान आफंदी ने वस्त्रा से मुट्ठी भींचते कहा, हाउ डू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? हाँ, पर तेज लहजे में कहती होली की आंखें भी वस्त्रा की शिद्दत से सुर्ख हो गई थी। उसका बस चलता तो सामने खड़े शख्स को 3-4 थप्पड़ और जड़ देती। ये तुमने अच्छा नहीं क्या? बस होली गजनफर वो दाग पेस्ता अंडी उसकी तरफ करते कह रहा था। हाँ वाकई अच्छा नहीं क्या? तुम जैसों का दिमाग तो जूतों से ठीक करना चाहे तुम्हें थप्पड़ मारने के लिए भी छोड़ा पसंद न करूँ, मेरे सारे हाथ गंदे हो गए। होली नजरी लापरवाही से कहती अपने हाथ रगड़कर साफ करने लगी। तुम्हें तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगी। वो करारो नजर इस पर डालता हाथ में पकड़े नोट्स मिट्टी में दबोचता जा चुका था। किन सोचों में बैठी है दुल्हन साहिबा? आरिश ने उसके सामने हाथ हिलाया तो वो होश में आई थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये पूरे 1 साल बाद कहाँ से आ गया? होली दिल में सोचती फिक्रमंद हो रही थी। हेलो, आरिश ने इस बार जोर से चटकी काटी तो होली होश में आई। दिमाग ठीक है तुम्हारा पागल इंसान? होली ने जल भनकर आरिश को घोरा। मेरा तो ठीक है, तुम ही हुस्न की देवी बनी कभी से किसी की सोचों में घूम बैठी हो। आरिश ने दांत निकालते उसे छेड़ा। आरिश, होली कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे कहे। परेशानी उसके लहजे से साफ झलक रही थी। शाबाश, हकलाने के दौरे भी पड़ने लग गए। बड़ आरिश था, बाज कैसे रहता उसे तंग करने से। दफा हो, मैं यहाँ इतनी परेशान बैठी हूँ और तुम। होली झंझला के रह गई। क्या हुआ, परेशान क्यों है? हमारी बंदरिया, आरिश ने संजीदगी से कहा। बात ही ऐसी है, आली कदर आग के गोले। होली ने भी संजीदगी से लेकिन तंजिया जवाब दिया। अच्छा बताओ क्या बात है? अब की बार मामले की संगीनी को समझते आरिश सच में संजीदा हुआ था। आरिश, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, प्लीज मुझे इस शख्स से बचा लो किसी तरह। होली ने इल्तिजा करते हुए कहा। है क्यों, आखिर रीज़न क्या है? अच्छा भला तो है, हमदान और फैमिली भी अच्छी है, कोई माकूल वजह भी को हो। आरिश इसकी बात पे हैरान हुआ था। कहीं कैसे तो मेरी मोहब्बत का भूत नहीं सवार हो गया तुम्हारे दिमाग पे? आरिश ने होली के दिल पे चोट की। होली ने उसे गुस्से से घोरा। ये बार तुमसे भीख मांगी थी, गलती हो गई थी। मुझसे बार बार तुम जैसे कम ज़र्फ इंसान से भीख मांगने वाली नहीं हो।
मैं वो भी अपनी मोहब्बत की लिहाजा इस खुशफहमी से बाहर निकल रहा हूँ। होली नम होती आंखों को काबू करके संजीदगी से कह रही थी, जबकि इस बार आरिश के दिल में फांसी चुभी थी। खानदान से क्या मसला है? फिर तुम्हें? आरिश सीधा बधाई पे आया। वो कॉलेज में लास्ट ईयर उसके साथ छोटा सा पन्ना हो गया था। वो मुझे धमकी देकर गया था कि मुझसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। मैं तो सब भूल गई थी, लेकिन अचानक साल बाद वो ऐसे वापस आ गया और मेरा रिश्ता भी हो गया। इससे दिल में एक खौफ बैठ गया है। पूरी तफसील बताती वहाँ सी हो गई थी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन पहले क्यों नहीं बताया तुमने? ऐसी बातें छुपाने की नहीं होती हो। आरिश ने उसे डपटा ही तो था। अच्छा अब ज़्यादा मेरे हवा बनने की ज़रूरत नहीं है, मसला का हल बताओ। होली ने उसकी डांट पे कान न धरते हुए कहा। हम मन सोचते हैं। आरिश ने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाते कहा। है वो हमदान? आरिश ने कुछ सोचते हुए हमदान को कॉल मिलाई थी और अब वो बालकोनी में खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। है वो? होश दिया। हमदान लैपटॉप पर तेजी से कुछ टाइप करते पूछ रहा था। आरिश भैया। आरिश ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ करवाया। हो आरिश कैसे हो यार? हमदान भी मुस्कुराते हुए गोया हुआ। मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था डिनर साथ करते आज। आरिश ने बेतकल्लुफी से कहा। वही ना, इससे अच्छा क्या होगा? होल के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। हमदान के होलिन को होल कहने पर आरिश के दिल को कुछ हुआ था। हो भी होगी ना साहब। हमदान की कोई जोश आवाज़ आरिश की समातों से टकराई। नहीं होल का क्या काम भला? आई मैंने तुमसे कुछ बात करना चाहता था, अकेले में, इसलिए। आरिश का जुमला अधूरा रह गया था। हुआ अंडरस्पोके तुम पुलिस और टाइम टेक्स्ट कर दो, मैं आ जाऊँगा। हमदान ने उसे खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया और साथ ही कॉल कट कर दी। वो दिसंबर की एक सर्द और खूबसूरत शाम लान से उठती गुलाब और मोतिये की खुशबू होलीन की सांसों को मातर कर रही थी। कभी वो किसी फूल की खुशबू फील करती, कभी किसी की इतनी सर्दी होलीन से बर्दाश्त न होती थी, लेकिन जाने आज वैसे सर्दी फील ही नहीं हो गई थी। वो तो आज जैसे दुनिया जहान से बेगानी हो गई थी। आरिश कब से बालकोनी में खड़ा उसकी हर अदा नोट कर रहा था। कमर से नीचे जाते खुले सर की बालों में गुलाब का फूल तोड़कर सजाती वो वाकई कोई होल लग रही थी। वो कब से यूं ही मुस्कुराते हुए फूलों को देखती लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी जाने कब आरिश उसके इन पीछे आन खड़ा हुआ था। आरिश खुद भी नहीं जानता था जिसे कौन सी फोट यहाँ खींच रही थी। होलीन अंदर जाने को पड़ती ही थी कि आरिश से उसकी टक्कर हुई। वो उसके सीने से जा रही थी। जहाँ होलीन बोखला कर पीछे हटी थी, वहीं न आरिश को भी होश आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होलीन ने घबराहट छुपाते हुए उससे पूछा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। आरिश ने बात बनाई। गुजर रहे थे या? होलीन ने नजरें चलाते कहा। आरिश ने उसकी अदा पे उसे गौर से देखा। होलीन की आंखों में आज वैसे अलग ही चमक महसूस हुई। लोगों पर खूबसूरत मुस्कान मुसलसल उसके चेहरे का अहाता किए हुए थी। यह का क्या मतलब? तुम कब से बातें अधूरी छोड़ने लग गई? मेरा मतलब है किसी को ढूंढ रहे थे क्या? वरना गुजरते हुए तुम्हारा रुख दूसरी तरफ होना चाहिए। होली ने उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा था। लगता है बंदरिया का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ चुका है। वो भी पूरी तरह। आरिश ने कहकहा लगाते उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें कैसे पता? होली भी हंस रही थी। अब तो आरिश को यकीन हो चुका था कि उसका दिमाग पलट चुका है। खुदा का वास्ता डरा क्यों रही हो? ना कोई तनज ना गुस्सा, खैर तो है। आरिश को तशवीश हुई। बस ऐसे ही, होली ने शर्माते हुए कहा, जिसपे आरिश अचानक फटका था। हो क्या हो गया? तुम्हें ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो यार? आरिश को होकर यूं शर्माना जहर और अजीब लगा था। आरिश मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। होली ने नजरें झुकाए इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ कहो। आरिश हंसती बात जानने के लिए बेचैन हुआ। आरिश ने वो पल भर को रखे। आरिश मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और पता है कब से। बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हर पल उसे देखूं, उसे महसूस करूँगी। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। वो एक्साइटेड होती आरिश को बता रही थी। आरिश मेरा दिल करता है मैं उसका हाथ थाम कर झूमती रहूँ। वो बच्चों की तरह कहती घूम रही थी। वे कलर कलाम फरोक और चौड़ीदार पहने बालों में सूख गुलाब सजाए वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आरिश और तुम्हें पता है, होलीन खुशी से कही जा रही थी। हो मुझे किस लिए बता रही हो ये सब?
आरिश तपा ही तो था। किसी और की मोहब्बत का इकरार वो उसके सामने धड़ल्ले से कर रही थी। अरे तुम्हें ना बताऊं तो किसे बताऊं, आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। हूर की जबान को अचानक से बरीक लगी थी और एक पर शौक निगाह आरिश पर डाली। आरिश ने टटोलती नजरों से उसे देखते पूछा। होली ने एकदम आरिश का हाथ थाम लिया था। आरिश उसकी हरकत पर जैसे सख्ते में चला गया। आरिश, तुम ही को हो मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानी, मेरा सब कुछ। वो दिल में बेशुमार अरमान लिए इसी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसे कह रही थी, जबकि आरिश हैरान होता जैसे कहीं खो गया था। इतनी देर तक आरिश को खामोश देख होरीन का दिल जोर से धक धक करने लगा था। आरिश, आई लो। होरीन की आवाज़ अस्सी समातों से टकराई थी। एक झटके से आरिश ने उसका हाथ झटक कर से खुद से दूर क्या कहा, तुम वाकई में पागल हो चुकी हो। आरिश हकारत भरी नज़र से उसे घूरता कह रहा था। आरिश, वो हैरान खड़ी उसे यकतक देखी गई। तुमने मोहब्बत कर ली मुझसे, वाओ, बहुत एहसान कर दिया है। तुम जैसी बदतमीज बददिमाग और मगरूर लड़की की तरफ में देखना भी ना पसंद करो। आरिश ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा था। होली के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर्दी से बर्फ होते सुर्ख गाल अब बुरी तरह आंसुओं से भीग चुके थे। आरिश, बात तो सुनो। होली ने भीगी आवाज़ में कुछ कहना चाहा। जस्ट शट अप। जो लड़की यहाँ खड़ी मेरा हाथ पकड़कर बेशर्मी से अज़हार मोहब्बत कर रही है, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या गल खिलाती होगी। आरिश गुस्से सी लाल आंखों से उसे घूरता उसके किरदार पे बात ले गया था। आरिश, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अब की बार होलीन चला उठी थी। उसके तन बदन में आग लग गई थी। हाँ, तो और क्या कहूँ तुम जैसी बेशरम लड़की को, वो पैर लगाते तंजिया उसे कह रहा था। उसके अल्फाज होलीन पे पत्थर की तरह बसे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती, नफरत हो रही है मुझे आज तुमसे। आरिश की आंखें शोले बरसा रही थी। बकवास बंद करो अपनी, समझे? होली पूरी शिद्दत से चला रही थी, जबकि आवाज़ बंधी हुई थी। नफरत? तुम जैसा शख्स तो किसी लड़की के प्यार के भी काबिल नहीं। मुस्तराविश ज़ियाफत अली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से इस वक्त नफरत भी नहीं हो रही। मेरी नफरत के भी काबिल नहीं तुम, समझे? किसी काबिल नहीं तुम। वो चिल्लाते हुए कहती आंखें रगड़ती अंदर भागी थी, जबकि आरिश वहीं सुन खड़ा होकर अल्फाज सोचता रह गया था। आरिश भाई। अशारानिश को पकड़ता उसके रूम में चला आया। वो जो बालकोनी में खड़ा बीता माजी याद कर रहा था, नंग आंखों को साफ करता अंदर आ गया। हाँ बोलो अशा, इसने बेड पे बैठते कहा। होलीन आप ही कह रही है, आपने डिनर पे जाना है ना, तैयार हो गए? अशार ने उसके हुलिये पे निगाह दौड़ाते कहा। हाँ बस होने लगा था। आरिश जवाब देता वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। होलीन आप ही ने कहा है, इस आग के गोले को कह दो लेट ना हो, टाइम से पहले ही चला जाए। अशार ने आग के गोले पर जोर देते हुए दांत निकालते हुए होलीन का पैगाम पहुंचाया। तुम्हारी बत्तीसी ज्यादा नहीं बाहर आ ही लगता है, तोड़नी पड़ेगी। आरिश ने उसे खौफार नजरों से गोली अनायत फरमाई। अरे आप तो बुरा ही मान रहे जा रहा हो, मैं आग के गोले। अशार उसे दांत निकाले चलाता बाहर की तरफ दौड़ा। बताओ तुझे। आरिश भी उसके पीछे भागता हुआ लाउंज में आ गया। अरे आकी नुमा। सोफे के इर्द गिर्द घूमता अशार दांत निकाले मदद की अपील करता लान की तरफ भागा। वह इसके कहा जाएगा, आज तो खबर लेता हूँ तेरी। आरिश भी उसके पीछे पीछे था। गुस्से में लान की तरफ लपकता सामने से आती होरीन उसे दिखाई न दी और उनकी जोरदार टक्कर हो गई। अंधे हो गए हो या जान बूझ के घटिया हरकतें हो रही हैं। होरीन अपना माथा दबा के गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि आरिश बस उसके जुमले पे उसे हैरत से देखे गया। सोई। आरिश कहता तेजी से अपने कमरे में चला गया। शुक्र है यार, आधे हो मैं तो समझा था, मुझे अनवाइट करके खुद भूल गए। हमदार ने आरिश से मुसाफिर करने के बाद मुस्कुराते हुए शिकवा किया। आरिश ने उसे एक पल को गौर से देखा था। खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक ये वजिया शख्स वाकई वोट के काबिल था। बस यार ट्रैफिक का तो पता ही है तुम्हें, और सुनाओ कैसे हो? आरिश ने पूछा। बहुत खुश, हमदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इधर उधर की बातों के बाद आरिश ने मदाए पर आने का सोचते ही बात कर दी। हमदान, तुम होलीन को पसंद तो करते हो ना? आरिश के सवाल पर हमदान पल भर को चौंका। सच पूछो तो होलीन मेरी मामा सत्ता और बाबा की चॉइस है, लेकिन होलीन को देखने के बाद मेरा दिल मजबूर हो गया है। आई एम लकी।
हमदान ने अपने दिल का हाल बताया। उसके आखिरी जुमले ने आरिश के दिल पे चोट की। यस जी हाँ, होरीन ने बताया था। असफी कॉलेज में छोटा सा मसहब हो गया था। वो असफी के बहुत शर्मिंदा है। आरिश ने इससे अभिवाने को बात बनाई। होरीन के साथ असफी कॉलेज में। हमदान ने नासमझी में पूछा, ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? आरिश ने उसे हैरत से देखा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, लेकिन होली को फर्स्ट टाइम मैंने उसी दिन देखा था जिस दिन हम प्रपोजल ले थे। तभी अपना दिल हार बैठा था। हमदान ने दिल पे हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतनी जल्दी सब कैसे होगा। शाइस्ता बेगम ने सब कुछ चाय सर्व करते हुए फिक्रमंदी से कहा, इतने कम दिन रह गए हैं, कैसे होंगे? सारे इंतजाम में तो खुद परेशान हूँ। गज़नफ़र अली भी मुतफ़क़ थे, सब हो जाएगा। गज़नफ़र भाई, आप इतने फिक्रमंद ना हो। ज़ियाफ़त अली ने चाय का कप टेबल से उठाते हुए उन्हें तस्वीर दी। होली ने अदब खुद को कमरे में बंद कर रखा है, सबसे बहुत नाराज़ है। भला इतनी जल्दी भी क्या थी? भाई साहब कम अज़ स्टडीज़ कंप्लीट होने तक का वक्त ही ले लेते। सानिया बेगम ने माथे के बल डाले शिकवा क्या। लो जी, तुम फिर से शुरू हो जाओ। पिछले 10 दिनों में 10,000 बार ये बात दिला चुकी हो पहले ही भाई भाभी फिक्रमंद है। ज़ियाफ़त अली ने मुस्कुराते हुए बेगम से कहा, क्या तो ठीक रही है भाभी, इतनी जल्दी कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगी मेरी हो? शाइस्ता बेगम मजीद मुतफ़क्कर हुई। अरे भाभी, वो कोई बैकवर्ड फैमिली तो है नहीं कि जाते ही होली पर घर के काम काज की जिम्मेदारी डाल देंगे। ज़ियाफ़त अली ने उन्हें तस्वीर देने को कहा, जबकि दिल तो अपना भी परेशान था। घर की इकलौती बेटी होने की वजह से होरीन चाचो चाची की भी जान थी। हमदान से मुलाकात के बाद आरिश को तस्वीर हो गई थी कि हमदान को कुछ याद नहीं है और होरीन ऐसे ही डर रही है, जबकि होरीन का खौफ जो का तो था। इधर आरिश से मुलाकात के अगले ही दिन हमदान की फैमिली शादी की डेट फोकस करके जा चुके थे। होने का एहतजाज किसी काम न आया, मजबूरन उसे सब के फैसले के आगे सर खम करना पड़ा। आरिश ने स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन में अप्लाई कर रखा था और उस पे जाने का परवाना उसे मिल चुका था। होरीन की शादी के अगले दिन इसने रवाना होना था। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। आज होरीन ने शादी का जोड़ा लेने जाना था। वो रूम में रेडी होकर बैठी हमदान की ममा का इंतज़ार कर रही थी। जब शाइस्ता बेगम ने उसका रूम नाक किया, आ गई हमदान की ममा। इसने शाइस्ता बेगम को देख कर उठते हुए कहा, नहीं बेटा, हमदान की ममा तुम्हारा बुटीक में ही वेट कर रही है। हमदान आया है, लेने जल्दी से आ जाओ। शाइस्ता बेगम मुस्कुराते हुए कहती जाने को मुड़ छोटी ये थी। ममा, लेकिन हमदान क्यों? होली ने घबराते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची होने वाला शोहर है, तुम्हारा और घबराओ नहीं, अच्छा लड़का है, इसीलिए इजाज़त दी है। आ जाओ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बाहर ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम। होली को परशौक निगाहों से देखते हमदान उसे सलाम करते उठ खड़ा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। होली ने उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके नज़रें झुकाए जवाब दिया। ख्याल से जाना। जाते हुए शाइस्ता बेगम ने ताकीद की। वो बाहर आई तो हमदान चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसके लिए फ्रंट डोर खोले खड़ा था। वो जोड़ीन एंड ऑफ वाइट शलवार कमीज के साथ की परत दोपट्टा सर पर टकाए हाफ कीच बालों में से आज़ाद होती लटों को कान के पीछे सरकाती घबराती हुई चली आ रही थी। इसे यूं खड़ा देख हैरान हुई, फिर जल्दी से कार में बैठ गई थी। जबकि हमदान ने होरीन के सरापे को आज बहुत गौर और मोहब्बत से देखा था। शॉपिंग के दौरान भी हमदान की नज़रें होरीन को कंफ्यूज करती रही थी। शॉपिंग के बाद हमदान की ममा तो फ़ौरन घर चली गई थी, जबकि हमदान अस्फिलाक इनकार के बावजूद डिनर पर ले आया था। इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमदान ने उसे शरारत भरी नज़रों से देखते कहा, ना नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। होले काम पते हाथों को गोद में रखकर खुद को नॉर्मल करते कहा, खाना आते ही दोनों खाना खाने लगे। होले चाहती थी जल्द अज जल्द घर चली जाए। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत है, खास कर ये राइट वाला। हमदान नज़रें उसके हाथों पे जमाए शरारत से कह रहा था। जी, ये वाला क्यों? होरिन को उसकी बात पर हैरत हुई। इसलिए क्योंकि इस पर यह जो काला तल है, ये इस हाथ को और पुरकशिश बना रहा है। हमदान के अंदाज पे होरिन ने झेंपते हुए हाथ गोद में रख लिए। इसकी इस सदा पे हमदान कहना लगा कि हंस दिया। भला कोई हाथों की तारीफ भी करता है और कुछ खूबसूरत नहीं क्या होना? वो दिल ही दिल में सोचती मुंह बना के रह गई। हेलो हमदान। आरिश ने कुछ सोचते हुए हमदान को कॉल बुलाई थी और अब वो बालकोनी में खड़ा उसकी आवाज़ सुन रहा था। हेलो, होश दिया। हमदान लैपटॉप पर तेजी से कुछ तय करते पूछ रहा था। आरिश भैया,
आरिश ने दोस्ताना अंदाज में अपना तारुफ करवाया। ओ आरिश, कैसे हो यार? हमदान भी मुस्कुराते हुए बोया हुआ। मैं ठीक हूँ। क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था। डिनर साथ करते आज, आरिश ने बेतकल्लुफी से कहा। वही ना, इससे अच्छा क्या होगा, होर के बारे में भी जानने का मौका मिल जाएगा। हमदान के होरीन को होर कहने पे आरिश के दिल को कुछ हुआ था। होर भी होगी ना सा। हमदान की पुरजोश आवाज़ आरिश की समातों से टकराई। नहीं, होर का क्या काम भला? आई, मैंने तुमसे कुछ बात करना चाहता था, अकेले में, इसलिए। आरिश का जुमला अधूरा रह गया था। वो हटस होके तुम पुलिस और टाइम पे किस कर दो, मैं आ जाऊंगा। हमदान ने उसे खुशनुमा अंदाज में जवाब दिया और साथ ही कॉल कट कर दी। वो दिसंबर की एक सर्द और खूबसूरत शाम थी। जान से उठती गुलाब और नौतिये की खुशबू होरीन की सांसों को मातर कर रही थी। कभी वो किसी फूल की खुशबू फील करती, कभी किसी की इतनी सर्दी होरीन से बर्दाश्त न होती थी, लेकिन जाने आज वैसे सर्दी फील ही नहीं हो रही थी। वो तो आज जैसे दुनिया जहान से बेगानी हो रही थी। आरिश कब से बालकोनी में खड़ा उसकी हर अदा नोट कर रहा था। कमर से नीचे जाते खुले सर की बागों में गुलाब का फूल तोड़कर सजाती वो वाकई कोई हो लग रही थी। वो कब से यूं ही मुस्कुराते हुए फूलों को देखती लुत्फानंदोज हो रही थी। तभी जाने कब आरिश हंस के पीछे आन खड़ा हुआ था। आरिश खुद भी नहीं जानता था जिसे कौन सी कोत यहाँ खींच रही थी। होरीन अंदर जाने को पड़ती ही थी कि आरिश से उसकी टक्कर हुई। वो उसके सीने से जा लगी थी। जहाँ होरीन बोखला कर पीछे हटी थी, वहीं आरिश को भी होश आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होरीन ने घबराहट छुपाते हुए उससे पूछा। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, आरिश ने बात बनाई। गुजर रहे थे या? होरीन ने नजरें चढ़ाते कहा। आरिश ने उसकी अदा पे से गौर से देखा। होरीन की आंखों में आज उसे अलग ही चमक महसूस हुई। लोगों पर खूबसूरत मुस्कान मुसलसल उसके चेहरे का हाथ आते हुए थे। यह का क्या मतलब? तुम कब से बातें अधूरी छोड़ने लग गई? मेरा मतलब है, किसी को ढूंढ रहे थे क्या? वरना गुजरते हुए तुम्हारा रुख दूसरी तरफ होना चाहिए। होरीन ने उसकी आंखों में कुछ जांचना चाहा था। लगता है बंदरिया का दिमागी तवाज़ुन बढ़ चुका है। वो भी पूरी तरह। आरिश ने कहकहा लगाते उसका मजाक उड़ाया। तुम्हें कैसे पता? होरीन भी हंस रही थी। अब तो आरिश को यकीन हो चुका था कि उसका दिमाग पलट चुका है। खुदा का वास्ता जरा क्यों रही हो, ना कोई तनज़ ना गुस्सा, खैर तो है? आरिश को तशवीश हुई। बस ऐसे ही, होरीन ने शर्माते हुए कहा, जिस पे आरिश अचानक ठटका था। हो क्या हो गया है? तुम्हें ऐसे क्यों लिए कटकर रही हो यार? आरिश को होकर यूं शर्माना जहर और अजीब लगा था। आरिश, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। होरीन ने नजरें झुकाए इसी खूबसूरत मुस्कान के साथ कहा। हाँ हाँ कहो। आरिश हंसकी बात जानने के लिए बेचैन हुआ। आरिश में वो पल भर को रखे। आरिश, मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है और पता है कब से, बल्कि मुझे तो खुद ही नहीं पता कब और कैसे, लेकिन मेरा दिल करता है मैं हर पल उसे देखूं, उसे महसूस करूँ। मैं अपनी सारी लाइफ उसके साथ गुजारना चाहती हूँ। वो वेबसाइट होती आरिश को बता रही थी। आरिश, मेरा दिल करता है मैं इसका हाथ थाम कर झूमती रहूँ। वो बच्चों की तरह कहती घूम रही थी। वे कलर कलाम फरोक और चौड़ीदार पहने बालों में सूख गुलाब सजाए वो इतनी दिलकश लग रही थी कि कोई भी उसका दीवाना हो सकता था। आरिश, और तुम्हें पता है, होरीन खुशी से कहे जा रही थी। हो, मुझे किस लिए बता रही हो ये सब? आरिश तपा ही को था। किसी और की मोहब्बत का इकरार वो उसके सामने धड़ल्ले से कर रही थी। अरे तुम्हें ना बताओ तो किसे बताओ? आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। होर की जबान को अचानक से बरीक लगी थी और एक पर शौक निगाह आरिश पर डरी। आरिश ने टटोलती नजरों से उसे देखते पूछा। होरीन ने एकदम आरिश का हाथ थाम लिया था। आरिश हंसकी हरकत पर जैसे सत्ते में चला गया। आरिश, तुम ही तो हो मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानी, मेरा सब कुछ। वो दिल में बेशुमार अरमान लिए इसी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसे कह रही थी, जबकि आरिश हैरान होता जैसे कहीं खो गया था। इतनी देर तक आरिश को खामोश देख होरीन का दिल जोर से धक धक करने लगा था। आरिश, आई लो। होरीन की आवाज़ हंसकी समातों से टकराई थी। एक झटके से आरिश ने इसका हाथ झटक कर से खुद से दूर किया था। तुम वाकई में पागल हो चुकी हो, आरिश हकारत भरी नज़र से उसे घोरता कह रहा था। आरिश, वो हैरान खड़ी उसे जब तक देखी गई। तुमने मोहब्बत कर ली मुझसे, बहुत एहसान कर दिया है। तुम जैसी बदतमीज़ बद दिमाग और गरूर लड़की की तरफ में देखना भी ना पसंद करो। आरिश ने एक एक लफ्ज़ पे जोर देते कहा था।
होली के चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। सर्दी से बर्फ होते सूख गया, अब बुरी तरह आंसुओं से भीग चुके थे। आरिश, बात तो सुनो। होली ने भीगी आवाज में इल्तिजा। जिस शेफ था, जो लड़की यहाँ खड़ी मेरा हाथ पकड़कर बेशर्मी से इज़हार मोहब्बत कर रही है, कॉलेज में तो पता नहीं क्या क्या दिल खुलाती होगी। आरिश गुस्से सी लाल आंखों से उसे घोरता असली किरदार पे बात ले गया था। आरिश, मेरे बारे में इतनी घटिया सोच तुम्हारे दिमाग में आई भी कैसे? अब की बार होली चला उठी थी। असफिर तन बदन में आग लग गई थी। हाँ, तो और क्या कहूँ तुम जैसी बेशरम लड़की को, वो कहकहा लगाते तंजिया उसे कह रहा था। असफी अल्फाज होली पे पत्थर की तरह बसे थे। उसे लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में धक्का दे दिया हो। तुम जैसी लड़की मेरी मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं सकती, नफरत हो रही है मुझे आज तुमसे। आरिश की आंखें शुरे बरसा रही थी। बकवास बंद करो, अपनी समझे। होली इतनी शिद्दत से चला रही थी जबकि आवाज़ रंधी हुई थी। नफरत? तुम जैसा शख्स तो किसी लड़की के प्यार के भी काबिल नहीं। मुस्कुराहट ज़ियाफत अली, मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से इस वक्त नफरत भी नहीं हो रही, मेरी नफरत के भी काबिल नहीं, तुम समझे, किसी काबिल नहीं तुम। वो चलाते हुए अपनी ये तस्वीर कभी न भूलने का अहद करती बेदर्दी से आंखें रगड़ती अंदर भागी थी, जबकि आरिश वहीं सुन खड़ा होकर अल्फाज सोचता रह गया था। आरिश भाई। आरिश को पुकारता उसके रूम में चला आया, वो जो बालकोनी में खड़ा बीता माजी याद कर रहा था। नम आंखों को साफ करता अंदर आ गया। हाँ बोलो अशा, इसने बेड पे बैठते कहा। होली आप ही कह रही हैं, आपने मिनल पे जाना है ना, तैयार हो गए? अशार ने उसके हुलिये पे निगाह दौड़ाते कहा। हाँ बस होने लगा था, आरिश जवाब देता वार्डरोब से शर्ट निकालने लगा। होली आप ही ने कहा है, इस आग के गोले को कह दो लेट ना हो टाइम से पहले ही चला जाए। अशार ने आग के गोले पर जोर देते हुए दांत निकालते हुए होली का पैगाम पहुंचाया। तुम्हारी बतीसी ज्यादा नहीं बाहर आ रही लगता है, तोड़नी पड़ेगी। आरिश ने उसे खौफार नज़रों से गोली अनायत फरमाई। अरे आप तो बुरा ही मान गए जा रहा हो, मैं आपके बोले। अशार उसे दांत निकाले चढ़ाता बाहर की तरफ दौड़ा। बताऊं तुझे? आरिश भी उसके पीछे भागता हुआ लाउंज में आ गया। अरे आकिनुमा। सोफे के इर्द गिर्द घूमता अशार दांत निकाले मदद की अपील करता लान की तरफ भागा। वह कहा जाएगा, आज तो खबर लेता हुआ तेरी। आरिश भी उसके पीछे पीछे था। गुस्से में लान की तरफ लपकता सामने से आती होली इसे दिखाई न दी और इनकी जोरदार टक्कर हो गई। अंधे हो गए हो या जान बोझ की घटिया हरकतें हो रही हैं। होली अपना माथा दबाती गुस्से से उसे घो रही थी, जबकि आरिश बस फंसके जुमले पे उसे हैरत से देखे गया। सॉरी, आरिश कहता तेजी से अपने कमरे में चला गया। शुक्र है यार आ गए हो, मैं तो समझा था मुझे इन्वाइट करके खुद भूल गए। हमदान ने आरिश से मुसाफिर करने के बाद मुस्कुराते हुए शिकवा किया। आरिश ने उसे एक पल को गौर से देखा था। खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक ये वजीह शख्स वाकई होद के काबिल था। बस यार ट्रैफिक का तो पता ही है तुम्हें, और सुनाओ कैसे हो? आरिश ने पूछा। बहुत खुश, हमदान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इधर उधर की बातों के बाद आरिश ने मदाए पर आने का सोचते ही बात कर दी। हमदान, तुम होली को पसंद तो करते हो ना? आरिश के सवाल पर हमदान पल भर को चौंका। सच पूछो तो होली मेरी मामा सत्ता और बाबा की चॉइस है, लेकिन होली को देखने के बाद मेरा दिल मजबूर हो गया है। आई एम लकी। हमदान ने अपने दिल का हाल बताया। उसके आखिरी जुमले ने आरिश के दिल पे चोट की। यस यू आर, होली ने बताया था। असफी कॉलेज में छोटा सा मसहब हो गया था, वो असफी के बहुत शर्मिंदा है। आरिश ने इससे अगवाने को बात बनाई। होली के साथ असफी कॉलेज में? हमदान ने नासमझी में पूछा। ऐसा कुछ नहीं हुआ क्या? आरिश ने उसे हैरत से देखा। नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। नवीन होली को फर्स्ट टाइम मैंने इसी दिन देखा था जिस दिन हम प्रपोजल लाए थे, तभी अपना दिल हार बैठा था। हमदान ने दिल पे हाथ रखते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। दोनों काफ़ी देर बातें करते रहे थे। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा इतनी जल्दी सब कैसे होगा। शाइस्ता बेगम ने सब कुछ चाय शुरू करते हुए फिक्रमंदी से कहा। इतने कम दिन रह गए हैं, कैसे होंगे? सारे इंतजाम में तो खूब परेशान हूँ। गजनफर अली भी मुतफ़क़ थे। सब हो जाएगा गजनफर भाई, आप इतने फिक्रमंद ना हों। ज़ियाफ़त अली ने चाय का कप टेबल से उठाते हुए उन्हें तस्वीर दी। होली ने अलग खुद को कमरे में बंद कर रखा है, सबसे बहुत नाराज़ है। भला इतनी जल्दी भी क्या थी?
भाई साहब कम स्टडीज कंप्लीट होने तक का वक्त ही ले लेते। सानिया बेगम है माथे पे बल डाले शिकवा क्या। लो जी तुम फिर से शुरू हो जाओ, पिछले 10 दिनों में 10,000 बार ये बात देना चुकी हो, पहले ही भाई भाभी फिक्रमंद है। जाफत अली ने मुस्कुराते हुए बेगम से कहा, क्या कुछ ठीक नहीं है भाभी, इतनी जल्दी कैसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएगी। मेरी हो शाइस्ता बेगम मजीद मुतफक्कर हुई। अरे भाभी वो कोई बैकवर्ड फैमिली तो है नहीं कि जाते ही होली पर घर के काम काज की जिम्मेदारी डाल देंगे। जाफत अली ने उन्हें तस्वीर देने को कहा, जबकि दिल तो अपना भी परेशान था। घर की इकलौती बेटी होने की वजह से होलीन चाचू चाची की भी जान थी। हमदान से मुलाकात के बाद आयरिश को तस्वीर हो गई थी कि हमदान को कुछ याद नहीं है और होलीन ऐसे ही डर रही है, जबकि होलीन का खौफ जो का तो था। इधर आयरिश से मुलाकात के अगले ही दिन हमदान की फैमिली शादी की डेट फिक्स करके जा चुके थे। होली का एहतजाज किसी काम न आया, मजबूरन इसे सब के फैसले के आगे सर खम करना पड़ा। आयरिश ने स्पेशलाइजेशन के लिए लंदन में अप्लाई कर रखा था और इसके जाने का परवाना इसे मिल चुका था। होली की शादी के अगले दिन इसने रवाना होना था। शादी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। आज होली ने शादी का जोड़ा लेने जाना था। वो रूम में रेडी होकर बैठी हमदान की ममा को इंतजार कर रही थी। जब शाइस्ता बेगम ने उसका रूम नॉक किया, आवेन हमदान की ममा। इसने शाइस्ता बेगम को देखकर उठते हुए कहा, नहीं बेटा, हमदान की ममा तुम्हारा बुटीक में ही वेट कर रही है। हमदान आया है, लेने जल्दी से आ जाओ। शाइस्ता बेगम मुस्कुराते हुए कहती जाने को वो छोटी ही थी। ममा लेकिन हमदान क्यों? होली ने घबराते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची होने वाला शौहर है, तुम्हारा वो घबराव नहीं, अच्छा लड़का है, इसीलिए इजाज़त दी है। आ जाओ चलो। वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ही बाहर ले आई थी। अस्सलाम वालेकुम। होली को परशौक निगाहों से देखते हमदान इसे सलाम करते उठ खड़ा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम। होली ने उसकी नज़रों को खुद पर महसूस करके नज़रें झुकाए जवाब दिया, ख्याल से जाना। जाते हुए शाइस्ता बेगम ने ताकीद की। वो बाहर आई तो हमदान चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसके लिए फ्रंट डोर खोले खड़ा था। वो जोलीमन एंड हाफ वाइट शलवार कमीज के साथ की पलक दोपट्टा सर पर टकाए हाफ केच बालों में से आज़ाद होती लटों को कान के पीछे सरकार की घबराती हुई चली आ रही थी। इसे यूं खड़ा देख हैरान हुई, फिर जल्दी से कार में बैठ गई थी। जबकि हमदान ने होलीन के सरापे को आज बहुत गौर और मोहब्बत से देखा था। शापन के दौरान भी हमदान की नज़रें होलीन को कंफ्यूज करती रही थी। शापन के बाद हमदान की ममा तो फौरन घर चली गई थी, जबकि हमदान असफे लाख इनकार के बावजूद डिनर पर ले आया था। इतनी घबराई हुई क्यों हो? हमदान ने उसे शरारत भरी नज़रों से देखते कहा, ना नहीं तो मैं तो नहीं घबरा रही। होल ने कांपते हाथों को गोद में रखकर खुद को नॉर्मल करते कहा, खाना आते ही दोनों खाना खाने लगे होने चाहती थी। जल्द अज जल्द घर चली जाए, तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं, खास कर ये राइट वाला। हमदान नज़रें उसके हाथों पे जमाए शरारत से कह रहा था। जी, ये वादा क्यों? होली को उसकी बात पर हैरत हुई। इसलिए क्योंकि इस पर यह जो काला तल है, ये इस हाथ को और कशिश बना रहा है। हमदान के अंदाज पे होली ने झपते हुए हाथ गोद में रख लिए। इसकी इस सजा पे हमदान कहकहा लगा के हंस दिया। भला कोई हाथों की तारीफ भी करता है और कुछ खूबसूरत नहीं क्या होना? वो दिल ही दिल में सोचती मुंह बना के रह गई। होली शापन से रोटी को आरिशलान नहीं टहलता उसका इंतजार कर रहा था। इतना टाइम क्यों लग गया, ऐसा क्या लेने लग गई थी? आरिश ने टटोलती नज़रों से पूछा, एक बात बताओ, तुमने मेरी चौकीदारी कब से शुरू कर दी है? मैं जब जाऊं जब आऊं तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए, होली ने बनाए हुए लहजे में कहा और अंदर की तरफ जाने लगी। हो मुझे कुछ बात करनी है। आरिश के लहजे से बेबसी साफ झलक रही थी। मुझसे बात करनी है, होली ने कहकहा लगाया जैसे आरिश ने कोई जोक सुनाया हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हें समझने में उसका अंदाज़ा मुझे अब हुआ है। आरिश के लहजे में बड़ा की संजीदगी थी। खैर तो है, लगता है आज कुछ ज़्यादा मजाक के मूड में हो के बोले। होली ने लापरवाही से कहा, हो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने कैसे इतना गलत समझा तुम्हें? इसने मैं भी तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार करने आया था, लेकिन जब तुमने खुद से कहा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया मैं कैसे इतना ओवरली रकट कर दिया। वो जैसे अपनी सफाई पेश कर रहा था। हाँ मिस्टर आरिश, आपका दिमाग ख़राब हो गया है। आप कैसे मुझ जैसी घटिया लड़की से मोहब्बत कर सकते हैं? होली ने लफ्ज़ चबा चबा के घटिया को जोर देते कहा, हो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। आरिश ने इल्तिजा, तुम वही हो ना जो कल मेरी मोहब्बत का मंकर था।
आज कैसे मुझसे मोहब्बत हो गई। अच्छी तरह समझती हूँ तुम्हें मेरी शादी क्या हो गई है। तुम्हें आग लग गई, तुम तो अभी भी खुश फहमी में होगे कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत में बहुत खुश हूँ। खानदान के साथ आज तुमने ये बकवास कर दी है। दोबारा मुझसे ऐसी फजूल बात की तवज्जो नहीं होगा। होरीन उसे गुस्से से बोलती कह रही थी, हो मैंने हर पल तुमसे मोहब्बत किया है। प्लीज ऐसा वक्त करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो क्या इसके बाद से खुद को कोसता हूँ दिन रात। आरिश अफसुर्दी से कह रहा था, जैसे अगर होरीन न मानी तो उसका दम घट जाएगा। अच्छा वाकई तुमने जितनी तकलीफ मुझे दी है ना तुम सोच भी नहीं सकते। शक्ल गुम करो अब अपनी। होरीन गुस्से से कहती अंदर की जानिब बढ़ चुकी थी, जबकि आरिश इसी जगह इसी तरह दिल शिकस्ता खड़ा था जहाँ साल पहले था। बस फर्क यह था कि उस रोज दिल आरिश ने तोड़ा था और आज होरीन हिसाब बराबर कर रही थी। सबको जल्दी में शापन दिखाते थक गई का बहाना करती होरीन अपने रूम में आ गई थी। गलती एहसास हो गया आरिश, तुम्हें क्या पता कितना रोई थी, कितना तड़पी थी। तुम्हारी मोहब्बत की इल्तिजा किस दिल से की थी, तुमसे कितने दिन लगे थे हिम्मत करने में तुम्हारे यूं बेदर्दी से धक्काए जाने के बाद खुद को संभालने में। मैंने किस आज से तुम्हारे सामने अपने दिल का हाल रखा था और तुमने क्या कुछ ना कहा। मैंने पहल कर दी थी तो हमको जहर तो न थे। कितनी खुश थी इस दिन ने अपना समझ कर तुमसे कह दिया और तुमने यूं एक पल में मुझे मेरी नज़रों में गिरा दिया, ऐसे बेगाना कर दिया जैसे मुझे जानते तक न थे। मैंने तुम जैसे इंसान से कैसे मोहब्बत कर ली थी। भाड़ में जाओ अब तुम। हाथ में पहना बरिस्वीप उतार कर ड्रेसिंग टेबल पे जोर से फेंकते वो खुद से बातें कर रही थी। गुस्सा से आंसूनी की तरह बहे जा रहे थे। अरे माशाअल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, मेरी बच्ची किसी की नज़र न लगे। शाइस्ता बेगम होरीन के हाल पहुंचते ही देख नज़र उतारने लगी थी। वो फ्लिट एंड वोल्ड एम्ब्रॉयडर्ड लहंगे पे फ्लिट पेपलों में नफास से दोपट्टा सर पर टकाए बहुत खूबसूरत दुल्हन लग रही थी। इस दिन के बाद से आरिश और होरीन के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। आरिश लफ्की नज़रों से छपता रहा था। बारात आइफ की थी। हमदान भी दूल्हे के रूप में बहुत हैंडसम लग रहा था। होरीन ने किन अखियों से हमदान की वजह को सराहा था, जबकि एक खौफ इसके दिल में अब भी मौजूद था। बारात का फनकशन बहुत अच्छे से गुजर गया था। होरीन और हमदान की जोड़ी को हर शख्स ने रश्क भरी निगाह से सराहा था। आरिश इनमें सबसे आगे था। बेटा अब आप वेरिकस हो जाएं, मैं भी अपने रूम में चलती हूँ। हमदान की ममा कहती रूम से निकल गई। कुछ ही देर बाद हमदान रूम में दाखिल हो चुका था। इसे रूम में एंटर होता देख होरीन की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। हमदान चलता हुआ होरीन के बिल्कुल सामने आ बैठा था। यूँ हो मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। हमदान का अंदाज ऐसा था जैसे अपनी किस्मत पे रश्क कर रहा हो। होरीन की नज़रें शर्म से मजीद झुकी थी। और पता है इतने खूबसूरत हाथ दुनिया में शायद किसी की भी नहीं। हमदान ने मोहब्बत से होरीन का दायां हाथ थामते हुए कहा। होरीन को उसकी ये बात अजीब लगी। पूछोगी नहीं क्यों? हमदान फिर बोया हुआ होरीन को लगा जैसे किसी ने सर पर बंद गिराया हो। क्यों? होरीन ने बिलाखिर हिम्मत करके पूछ ही दिया कि वो का इस हाथ से मुझे जिंदगी में पहली बार किसी का थप्पड़ पड़ा है। हमदान ने होरीन के हाथ पे गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए कहा। अंदाज काट खाने वाला था। जी? होरीन ने हमदान की आंखों में आंखें डालकर कहा। जी, इसी हाथ से थप्पड़ मारा था। ना मस्त होरीन गज़नफ़र वो चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट सजाए पूछ रहा था। आपने तो आरिफ से कहा था कि आपको याद नहीं? मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। होरीन हैरत के मारे वहाँ सी होकर इल्तिजा कर रही थी। अरे तुमको रोने लगी। थप्पड़ मारते हुए क्यों नहीं सोचा? काश अंजाम सोच लेती तो आज ऐसा ना होता। चलो बताओ क्यों मारा था थप्पड़, वो भी पूरे कॉलेज के सामने? हमदान बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में पूछ रहा था। वो मुझसे गलती। होरीन की आंसू तो बह रहे थे। इससे सिर्फ इतना ही कहा गया। मैंने कहा था ना हो रहे गज़नफ़र, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता चलेगा कि थप्पड़ कैसे मारा जाता है, वो भी बड़ा वजह। हमदान की बात पे होरीन का तो जैसे सांस ही लग गया था। हमदान का उठा हाथ देख कर आंखें बंद कर वो चला रही थी। नहीं प्लीज़ नहीं। हमदान का उठा हाथ देख कर होरीन की तो जान ही निकल गई थी। आंखें नीचे हाथ चेहरे के आगे के वो खौफ से रोते हुए चला रही थी। नहीं प्लीज़ नहीं। उसकी ये हालत देख जहाँ हमदान को राहत का एहसास हुआ था वहीं उसकी हंसी भी छूट गई। वो अपना हाथ होरीन के हाथ पे ताली बजाने के अंदाज में मारता लगाता हंसे जा रहा था। और भी क्या हुआ?
हमदान के कहके मजीद बुलंद होते जा रहे थे, जबकि वो हमारे खौफ की फटी फटी आंखों से देखे गई। ये ऐसे क्यों बेहियों कर रहे हैं, या अल्लाह क्या होने वाला है? मेरी होने दिल ही दिल में अल्लाह को याद करती 10वें बहाने में मसरूफ़ थी, जबकि अब अमान को उसकी हालत देख के शायद जिस पे तरस आ ही गया था। हर हाथ किसी के गाल पे बजने के लिए नहीं रुकता माई डियर वाइफी, वो उसका हाथ थामता हंसते हुए कह रहा था। होरीन के हाथों की कपपाहट वो अच्छी तरह महसूस कर सकता था। ये खूबसूरत हाथ न उठता तो शायद तुम्हें हासिल करने की चाबी मेरे दिल में न जागती। हमदान ने होरीन की हथेली पे बोसा देते हुए कहा। होरीन ना समझी की हालत में उसे देखने लगी। अरे मेरी होर जैसी वाइफी, मैं इन बेगैरत मर्दों में से नहीं जो औरत पर हाथ उठाकर बदला लेने को कारनामा समझते हैं। बस एक छोटा सा शिकवा है। और आखिर मेरी गलती क्या थी? बंदा पूछ ही लेता है। पहले कि मिस्टर, मुझे हीरोइन की तरह थप्पड़ मारने का बहुत शौक है। किस वजह से मारो? हमदान उसकी उंगलियों को छेड़ता हंसते हुए कह रहा था। उसके इस अंदाज पे होर के चेहरे पे भी अब हंसी निकली थी। दिल चाहा था इस लम्हे वो हमदान पे जान निछावर कर दे। पता भी है तुम्हें कितनी आवाज़ें लगाई थी मैंने, जब तुमने नहीं सुना तो मजबूरन तुम्हें रोकने के लिए हाथ पकड़ना पड़ा। होरीन अब भी नासमझी से उसे देख रही थी। लेकिन मुझे क्यों रोकना चाहते थे? नज़रों में हैरत और बेपनाह मोहब्बत लिए वो पूछ रही थी। हाय, अब इस सदा और कातिल नज़रों के बाहर करती पूछोगी तो बंदा यहीं फौत हो जाएगा। हमदान ने इसको वजीद करीब करते शरारत से कहा। कैसी फजूल बात की है हमदान? होर के मुंह से बेसाख का निकला वो उसे घोर कर रह गई। अच्छा सॉरी, ऐसे तो ना देखो। हमदान कान पकड़ते कह रहा था। तुम्हें याद है इस दिन तुम कुछ भूल गई या तुमसे कुछ डर गया था? हमदान के पूछने पर होरीन दिमाग पे जोर डाल के सोचने लगी। नोट्स? मेरे नोट्स एग्जाम्स में 2 दिन रहते थे और मेरे नोट्स। होरीन ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। शर्मिंदगी के मारे उसकी नज़रें खुद ही झुक गई थी। जी हाँ मिसेस होरीन, हमदान आफंदी में आपको वही नोट्स देने आया था जो आप कॉरिडोर में गलती से गिरा आई थी। हमदान ने तफसीर बताई। अफफ खुदाया आई एम सॉरी हमदान, मुझे सच में पता नहीं था, मैं डर गई थी। कभी किसी ने ऐसी हरकत नहीं की तो? होरीन शर्मिंदगी से अपनी गलती का एतराफ़ कर रही थी। है तुमसे किसी ने कहा है सॉरी करने को? हाँ बेवकूफ़ लड़की, इस दिन मुझे तुम्हारे थप्पड़ की वजह से तुमसे इश्क हो गया था। मेरे दिल में इज्जत लगा ली थी कि बस यही बंदी जच्चे की हमदान आफंदी के साथ जो अपनी हिफाजत करना जानती है। हमदान अपनी पेशानी को चूमता फ़ख्र से कह रहा था। होरीन का चेहरा शर्म से लाल हुआ और दिल एकदम से मतमन। हमेशा ऐसे ही अपनी हिफाजत करना मिसेस होरीन हमदान आफंदी। हंसते गाल को छेड़ कर कहते वो होरीन को गले लगाए उसे महसूस कर रहा था। होरीन की आंखों से आलिदा का शुक्र अदा करते आंसू बहकर हमदान के सीने में जज़ब हो रहे थे। रात की खूबसूरत चमकचांद और जलजलाते तारे दोनों की मोहब्बत के गवाह बन रहे थे। आरिश अपनी पैकिंग में मसरूफ़ था। सानिया बेगम वो के अपना बुरा हाल कर चुकी थी। अभी को होरीन को रुख्सत क्या है? अब तुम भी जा रहे हो, मैं कैसे रहूँगी तुम्हारे बगैर? सानिया बेगम के आंसू आरिश के दिन पे दे रहे थे। आसान तो उसके लिए भी न था। फैमिली के बगैर कभी शहर से बाहर तक तो गया नहीं था, फिर ये तो परदेश जाने की बात थी। दर हकीकत तो उसने ये फैसला होरीन को भगाने के लिए किया था। ममा प्लीज़, अगर आप ऐसे करेगी तो मैं कैसे जा सकूँगा? आरिश माँ को गले से लगाता कह रहा था। उसकी अपनी आंखें छलक गई थी। ठीक तो कह रही हैं, हमसे मशवरा के बगैर तुमने इतना बड़ा फैसला कर कैसे लिया? शाइस्ता बेगम भी अफसरदा थी। ज़रूर होरीन को बताया होगा इसने, लेकिन होरीन को देखे भी पकी थी। भरत तक ना लगने दी। गज़नफ़र साहब अलग सदमे में थे। 3 ही तो बच्चे थे। घर में उनसे ही घर की रौनक थी। होरीन के जाने से पहले ही घर वीरान हो गया था और अब आरिश। चाहे तो प्लीज़ समझे ना, फ्यूचर बनाने के लिए ये ज़रूरी था। फिर 2 साल की ही तो बात है, वक्त पर लगाता अड़ जाएगा। आरिश ने समझाने की अपनी सी कोशिश की। तुम पैकिंग करो बेटा, परेशान ना हो। भाभी आप भी हिम्मत करें, ऐसे रो होकर बेटे को रुख्सत करेगी तो बच्चे का दिल भी परेशान रहेगा। शाइस्ता बेगम ने ही दिल कड़ा करके सबको समझाया। आरिश भाई आप चले जाएंगे तो मैं आकर बोला किसे कहूँगा? अशार ने मासूमियत से कहा तो सबके चेहरे पे हंसी आ गई। पुनः रात तुझे बताता हूँ। आरिश नस्फे पीछे दौड़ा। अशार थोड़ा आगे जाकर खुद ही लग गया और आरिश के गले लग के रोने लगा। आरिश भाई आप न जाएं प्लीज़, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। अशार छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अरे तुम हो होरीन की तरफ चले जाया करना, 2 साल की ही बात है। चुप करो बस, चलो अंदर।
आरिश अशार को खामोश कराता अंदर की तरफ चल दिया। इस लम्हे उसे वलीन की याद शिद्दत से आई थी और वो तो जानती तक न थी कि आरिश लंदन जा रहा है। तुम वलीन के वलीने के नेकिस पे कभी पुलिंग कर सकते थे। ज़ियाफ़त अली ने आरिश को डपटा। हाँ और क्या, अब लोग अलग 1000 सवाल करेंगे। सानिया बेगम भी खफा हुई। अरे यार, लोगों की टेंशन छोड़ा, अब तो फ्लाइट का टाइम होने वाला है, 4 बजे निकलना है। मैंने, आरिश ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, अभी तो 3 घंटे हैं, हम वलीन आप ही को बुला लेते हैं। अशार ने अपना आइडिया पेश करते टोपो का रुख अपनी जानिब किया। लो इनकी सुन लो, बिल्कुल ही कोई अक्ल से पैदल औलाद मिली है। ज़ियाफ़त साहब ने अशार को गोली से नवाजते कहा। ठीक कह रहे हैं, एक ने ना आओ देखा ना ताओ लंदन जाने का फैसला कर लिया और दूसरे मौसूफ को अक्ल ही नहीं कि बहन अभी चंद घंटे पहले रुखसत होकर अपने ससुराल गई है। बुला लेते हैं। सानिया बेगम ने खाए जाने वाली नज़रों से देखते अशार की क्लास लेते आरिश को भी कोसा। भाई मैंने ऐसा क्या कह दिया? अशार ने नजरी लापरवाही से कहा। तुम तीनों ने सिर्फ मेरी वलीन ही अक्लमंद थी, बस। सानिया बेगम ने फखरिया कहा। अच्छा बस करो अब जल्दी, सब समीटो तुम। ज़ियाफ़त अली ने हुक्म सादिर किया तो आरिश तेजी से हाथ चलाता पैकिंग मुकम्मल करने लगा। हो अब जाओ, नमाज का वक्त निकल जाएगा। वलीन के चेहरे से बाल हटाते हुए हमदान उसे प्यार से कहता जगा रहा था। हमदान के मोहब्बत भरे अंदाज ने वो को फौरन उठने पर मजबूर कर दिया था। नमाज की पाबंद तो वो थी ही, लेकिन ये जान कर के हमदान भी नमाज का पाबंद है, उसका दिल मतमन हुआ था। दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते वो नमाज के लिए उठ चुकी थी। हमदान मस्जिद से नमाज पढ़ के लौटा तो वलीन बालकोनी में जाए नमाज पर बैठी सूरत असीम की तिलावत कर रही थी। ठंडी हुआ उसकी सांसों को मातर कर रही थी। वलीन को शुरू से है बालकोनी में खुले आसमान के नीचे बैठकर फजर पढ़कर सुकून मिलता था। हमदान भी चुपके से वलीन की खूबसूरत आवाज़ में तिलावत सुनने उसके पास ही आ बैठा। वलीन जब तिलावत कर चकी तो उसने मुस्कुराकर हमदान को देखा जो उसी को परशौक नज़रों से देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हैं? वलीन ने मुस्कुराते हुए पूछा। नमाज की तरह दोपट्टा ओढ़े वो बहुत पाकीज़ा लग रही थी। देख नहीं रहा, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे तुम जैसी बीवी से नवाजा। मैं हमेशा सोचता था अगर मुझे कोई ऐसी लड़की मिल गई जो अल्लाह की इबादत से दूर हुई तो मैं क्या करूँगा। कि वो तुमने मुझे देना का खुशकिस्मत इंसान बना। अल्लाह ने मुझे मेरी वो दुनिया में ही अता। हमदान मोहब्बत से साथ लगाता कह रहा था। कितनी हसीन शुरुआत थी इनकी ज़िंदगी। आरिश के जाते ही घर में खामोशी ने डेरा डाल लिया था। सबके दिल में उदासी ने अपना बसीरा कर रखा था। होली के लिए नाश्ता ले जाने की तैयारी भी इंतहाई खामोशी में की गई। सबको यही लग रहा था कि होली आरिश के इस फैसले से आगाह थी और फिर भी उसने सबसे इतनी बड़ी बात छपाई। होली बेटा जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाएं, आपकी फैमिली आती है, ममा नाक करती कह रही थी। होली ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। जी आंटी मैं रेडी हूँ, बस हमदान चेंज कर ले, 2 मिनट में आई। खूबसूरत मुस्कान सजाए वो कह रही थी। हमदान की ममा को अपनी बहू पे बेहद प्यार आ रहा था। हमदान की फरमाइश पे होली ने भी पलक फराक पहना था जिसके गले और सल्यूस पर गोल्ड कलर में दबका का काम नफास से क्या हुआ था। खुले बालों के साथ कानों में झूलते झमके और शारों पर सलीके से लिया दोपट्टा साथ ही हमदान की मोहब्बत का रंग वलीन को आज हद से ज़्यादा खूबसूरत बना गया था। शोहर की सच्ची मोहब्बत हासिल वो तो हर बीवी कितनी ही दिलकश और खूबसूरत लगती जितनी वलीन लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही है, हमदान की ममा ने प्यार से कहते वलीन के सर पे हाथ रखा। वाशरूम से निकलते हमदान की शौक नज़रें खुद हर महसूस करते ही वलीन मारे हर के झेल गई। अच्छा जल्दी से आ जाएं, सब आप दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, हमदान की ममा कहती जा चुकी थी। नीचे लाउंज में बैठे सब लोग आपस में बातें करने में मसरूफ़ थे। हमदान के घर से तमाम गेस्ट जा चुके थे, बस हस्फी कपूर और इनकी बेटी फबीहा रह गए थे। शुक्र है आप ही आ गए, हमदान और वलीन को सीढ़ियों से उतरता देख अशार ने खड़े होते हुए खुशी से कहा, जबकि पास बैठी फबीहा ने वलीन को नफरत भरी निगाह से नवाजा था। कैसी है मेरी बेटी? गज़नफ़र साहब ने वलीन को गले लगाते हुए प्यार से कहा। मैं ठीक हूँ, वलीन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सबसे मिलने के बाद वलीन हमदान के साथ बैठने ही लगी थी कि फबीहा इससे पहले हमदान के पास आकर बैठ गई। वलीन उसकी ये हरकत देखकर पल भर को ठटकी और हमदान को देख कर रह गई। हमदान अलग शाप में था लेकिन वलीन इग्नोर करती अपनी ममा के साथ ही बैठ गई। चाची आरिश नहीं आया, वलीन ने मुतलाशी नज़रों से लाउंज का जायजा लेते कहा। ये आरिश कौन है जिसका आपको इतनी बेसब्री से इंतज़ार था? इससे पहले कि सानिया बेगम कोई जवाब देती फबीहा ने तंजिया कहते टान बढ़ाई। दिमाग ठीक है, ये किस अंदाज में बात की है?
तुमने तमीज़ भूल आई हो गई। हमदान का पारा अचानक से हाई हुआ था। वो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। हमदान के बदलते तेवर देख वो हड़बड़ा गई। भाभी है, तुम्हारी समझ आई, आइंदा ये अंदाज मैंने सुना तो अंजाम खुद देखोगी। ममा नाश्ता दबाएं और ख्याल रहे टेबल पर आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। सो हमारी फैमिली के अलावा मुझे कोई न दिखे। हमदान दो टोक अंदाज में कहता उठ खड़ा हुआ था। वो चलो हम दाइनन वो ही चलते हैं, बल्कि सब वही चलकर बातें करते हैं। क्या ख्याल है? हमदान प्यार से होली का हाथ थामते मुस्कुराते हुए कह रहा था। अपनी बेटी के लिए हमदान की मोहब्बत देखकर गजनफर साहब की आंखें नम हुई थीं और दिल अल्लाह के शक्र से गुस्सा। चलिए भाई साहब। हमदान के पापा भी फबीहा को घोलते उठ गए थे। फबीहा और शाहीन का नाश्ता इनके रूम में भिजवा दे। वली आफंगी भी फिर हमदान के पापा थे। अच्छी तरह समझ रहे थे कि ये लड़की क्या करना चाहती है। जब इन मुलाजिमा को हुक्म देते डाइनिंग हॉल में चल दिए। कुछ देर पहले जो माहौल कुछ कशीदा हुआ था अब नरम हो चुका था। आपकी आरिश भाई लंदन चले गए, अशार ने संजीदगी से बताते उसके सर पे बम फोड़ा। क्या? अचानक किस लिए? होलीन सुनकर शाकर थी। तुम तो ऐसे ही एकट कर रही हो जैसे तुम्हें पता ही न हो। सानिया बेगम ने शिकवा किया। नहीं चाची, मुझे पता होता तो कम से कम इसे समझाती कि वलीमा को अटेंड करके जाए। होली ने हैरत से कहा। वाकई नहीं पता तुम्हें? हमें लगा तुम सब जानती हो, हम तो खफा भी थे तुमसे इसी वजह से। शाइस्ता बेगम ने शर्मिंदगी से कहा। अरे मुझे पता था। नुहा आरिश ने हुरीन और आप सबको बताने से मना किया था। मैं मजबूर था, बता नहीं सका। हमदान ने हुरीन की बात करते हुए तफसीर बताई। बेटा तुम इसे समझाते भला हम कैसे रहेंगे? हंसते बजुर्ग तो खुद कभी दूर नहीं रहा हमसे। सानिया बेगम फिर से राबदीदा हो गई थी। फिर भी बताना तो चाहिए था इस साहब के गोले को। होरीन बुरी तरह कपी थी। असफी अंदाज पे हमदान समेत सबको हंसी आ गई थी। शर्म करें आप, या बेट तो शादी हो गई है आपकी, अब तो बख्श दे आरिश भाई को। अशार ने उसे छेड़ते हुए कहा। भाई शादी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान जीना ही छोड़ दे। हो पे तो वैसे भी ऐसी ही अच्छी लगती है। हमदान ने प्यार से कहती अपनी वो की साइडी। हाँ तुम भी बस कर दो उसका चमचा बनना। होली ने भी तलब करकते अशार को चढ़ाया। सब हंसने लगे। खुशगवार माहौल में नाश्ता हुआ और वहाँ परदेश में आरिश तना रह गया था। वलीमा का फंक्शन भी बहुत अच्छे से गुजर गया था। होलिन वाइट फिनिटेल फराक में बहुत हसीन लग रही थी। सर पे ढके वाइट दोपट्टे के साथ गर्दन और कानों में नफीस सा डायनिंग सेट भी होलिन के आगे मान पड़ रहा था। फंक्शन के दौरान ही होलिन फबीहा को अच्छी तरह समझ गई थी कि वो किन नज़रों से हमदान को देख रही थी। लेकिन तस्वीर इस बात की थी कि हमदान ने उसे नज़र उठा के देखना तक दोबारा न किया था। वो तो अपनी होल के हुस्न में खोया हुआ था। दिन दसते जा रहे थे और होलिन के लिए बड़ा इंकशाफ हुआ था कि फबीहा हमदान के घर में ही रहती है। होलिन की ममा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। तभी गजनफर साहब ने उसे काम करके घर आने का कहा था। हमदान ममा की तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी आ जाएं प्लीज़। होलिन की आवाज़ से फिक्र साफ झलक रही थी। और दी रवि को बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। तुम ऐसा करो ड्राइवर के साथ चली जाओ, वे वापसी पर कर लोगा। हमदान अपनी मजबूरी से आगाह करते उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। अटसो के लेकिन हमदान ने ममा के पास ही रख जाओ आज प्लीज़। होलिन को पता था वो उसके बगैर रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी हिम्मत करके पूछ ही लिया। हाय लेकिन मेरी जान लेने पे तभी वो सारा दिन ऑफिस रहो और रात को भी तुम्हें नहीं देखोगा तो जान निकल जाएगी। वो बेचैन हुआ था। हमदान फिर आपने फजूल बात की जाए, अब तुम्हें पूरा हफ्ता नहीं आऊँगी। वो उन खड़े खफी से बोली। ऐसे कैसे मैं उठा के ले आऊँगा, वो भी सब के सामने, आखिर को इकलौती बीवी हो मेरी। हमदान ने उसे छेड़ते हुए धमकी चढ़ाई। अच्छा आज रख जाओ, जस्ट ममा की वजह से इजाज़त दे रहा हो, हमदान ने जताते हुए कहा। यो हमदान। होलिन खुशी से कहकर कान कट करती तैयार होने लगी। हमदान ऑफिस से लेट घर आया था। चाय पीने का सोचकर इसने किचन का रुख कर दिया। किचन में दाखिल होते ही इसकी नज़र फबीहा पर पड़ी जो पानी पी रही थी। हाय हमदान कैसे हो, आजकल तो नज़र ही नहीं आते, घर में खैर तो है। फबीहा बड़ी खुश नज़र आ रही थी। जाहिर है आज होलिन घर जो नहीं थी। खैर मैं ठीक हूँ, हमदान ने खुद को नॉर्मल रखते मुख्तसरन जवाब दिया। आई नो माई डी मेरे साथ तुमने ठीक ही होना है। फबीहा ने मकरूर मुस्कुराहट सजाए उसके करीब होते कहा। फिर बकवास बंद करो अपनी और ज़रा दूर हटो। वो उसे गुस्से से कहता खुद ही पीछे को हुआ।
चाय कप में डालने के लिए कप रखा ही था कि फबीहा ज़बरदस्ती उसके सीने से जा लगी हमदान की कमर किचन के दरवाजे की तरफ थी, जबकि फबीहा का रुख दरवाजे की तरफ। ये सब शैतानी फबीहा ने इतनी जल्दी में की कि हमदान कुछ समझ ही ना सका। इसने जोर से धक्का देते फिर को खुद से दूर क्या हाउ दी वो भाड़ा था। अभी इसने कुछ वक्त कहने को लब खोले ही थे कि सामने खड़ी होरीन को देख के एकदम उसका सांस रुक गया, जो हैरान खड़ी अपने सामने का मंजर देख रही थी। वह बीवी को देख के मुझे छोड़ दिया और पिछले आधे घंटे से जो मुझसे चिपके हुए थे वो क्या था। फबीहा होरीन को देखते ही अपनी औकात दिखाने लगी। वो बेशर्मों की तरह आग लगाने में मसरूफ थी। तड़ाक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ किचन समेत पूरे हाल में गूंजी थी। हमदान उसे देख के रह गया था। होरीन के जोरदार थप्पड़ ने उसका गाल सुन कर दिया था। होरी, मेरी बेटी को हाथ लगाने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? शाहीन जो वनी आफंदी और शहर के साथ लाउंज में दाखिल हुए थे ये मंजर देख कर हैरान रह गए थे। वो जो अपने गाल पे हाथ रखे शाकट खड़ी थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फबीहा को और शहर में वो मजलूमियत की देवी बनी खड़ी हो गई। देख रहे हैं भाई अपनी बहू की बदतमीजी, शाहीन बेगम खौफनाक नज़रों से होरीन को घोरती कह रही थी। यही थप्पड़ अगर आपने अपनी बेटी को लगाया होता तो होरीन को उसे तमीज़ सिखाने की ज़रूरत न पड़ती। हमदान की आवाज़ धीमी थी लेकिन लहजा सख्त। वो भला कैसे होरीन का साथ न देता? इसने बीवी होने की एहसास से बिल्कुल ठीक किया था। ऐसे लोगों को अगर वक्त पर इनकी औकात दिखा दी जाए तो आगे के लिए शैतानी करने के तमाम दर बंद हो जाते हैं, और ख़ासकर अगर शोहर साथ दे तो इनका खूबसूरत घराना ऐसी साजिशों से बच सकता है। ऐसा ही होरीन और हमदान ने क्या था। ये अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछती? होरीन ने फबीहा की तरफ देखते कहा, तमीज़ सिखाएं इसे कपूर बाबा आज, और अभी ये लोग हमारे घर से जा रहे हैं। अगर ये नहीं गए तो मैं होरीन को लेकर चला जाऊँगा। हमदान अपना फैसला सुनाता किचन से निकल चुका था। चाय वहीं शेल्फ पर रखी रह गई थी। क्या कह रहे हो तुम? होश में तो हो? 4 दिन की आई लड़की ने ऐसा क्या भड़का दिया कि हमसे इतने मुतनफर हो रहे हो? शाहीन से इतनी बेइज्जती कहाँ बर्दाश्त होनी थी? ये देख ले कपूर, खुद समझ आ जाएगा। होरीन अपना मोबाइल शाहीन के सामने करती कह रही थी, जिसकी स्क्रीन पर कुछ देर पहले की वीडियो चल रही थी जो फबीहा के इरादे भांप कर होरीन ने छुप कर बनाई थी। उसमें साफ नजर आ रहा था कि होरीन का हाथ किस वजह से उठा था। वीडियो देखते ही शाहीन का सर शर्म से झुक गया था। हाँ ये झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं। तड़ाक अभी उसकी बात भी मुकम्मल न हुई थी कि एक और थप्पड़ उसके गाल पे पड़ चुका था। मामा, वो हैरत से माँ को देखे गए। कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुम्हें शर्म नहीं आई? इतनी गई हुई हरकत करते हुए शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए भी? वो वाकई अपनी बेटी की हरकत पे बहुत शर्मिंदा थी। भाई मुझे माफ़ कर दे होरीन, बच्चे आप भी मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं मैं गुस्से में क्या कुछ कह गई। शाहीन नम आंखों से कह रही थी, पप्पू ये आप क्या कह रही है? छोटों से माफ़ी नहीं मांगा करते, और बाज़ औक़ात कमी तरबियत में नहीं होती, इंसान की नेचर कभी बड़ा हाथ होता है बिगड़ने में। होरीन उन्हें सोफे पर बिठा के कह रही थी, ठीक कह रही है आप बेटा, लेकिन अफसोस में अपनी ही औलाद को समझ ना सके। वो अफसरदा हुई। भाई आप हमारी टिकट्स करवा दें, हम कल ही वापस अमेरिका जा रहे हैं। शाहीन भी अपना फैसला सुना चुकी थी। फबीहा सब के बीच शर्मसार सी खड़ी थी, बदले की आग इसके दिल में ठाठें मार रही थी। आरिश लंदन आ तो गया था लेकिन वो नहीं जानता था कि होरीन की मोहब्बत जो सालों से उसके दिल में घर के बैठी थी, इससे निकलना बहुत मुश्किल है। सारा दिन मसरूफ़ रहने के बावजूद भी होरीन उसके हवासों पर भी तरह सवार रहती, और ये एहसास तो उसे अब हुआ था कि यहाँ आने के बाद होरीन के लिए उसकी मोहब्बत में मज़ीद शिद्दत आ गई। क्या कर दिया है तुमने? वो क्यों? क्या मेरे साथ ऐसा? माफ़ी मांग तो रहा था, गलती हो गई थी। इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी? अपना नाम किसी और के साथ कैसे मंसूब कर सकती हो तुम? तुम्हें तो आरिश का होता था। वो खुद से बातें करता हो नामा फिर से दिला रहा था। ये उसका रोज़ का मशवरा था। नींद वैसे भी वो ने नलिफीन से छीन ली थी। हो तुमने मेरा जीना हराम करके रख दिया है। आरिश उसकी तस्वीर देखता कह रहा था। वहाँ उसकी दोस्ती ज़ेशान से हो गई थी जो उसका उम्मीद भी था। शान व आरिश पर ज़्यादा वक्त साथ ही गुजरता। नाहा जो कर इनकी क्लास फेल थी। आरिश की खामोश तबीयत उसे कुछ ख़ास पसंद न थी। ये कितना अजीब इंसान है, पता नहीं कहाँ खोया रहता है, वो अफरा से कह रही थी। अजीब क्या है? उसमें भी अच्छा भला बेशक बंदा है। अफरा जो पहले दिन से ही उसकी दीवानी थी, उसे हसरत भरी निगाह से तकते कह रही थी। फजूल बातें न क्या करो अफरा। माँ को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद न थी।
चलो चल के पूछे तो ये है कि ऐसा या अपना हनीज बनाने के लिए ड्रामे करता है। माह को आरिश की पसरार तबीयत को जानने की बेचैनी थी। हैरो वो अब आरिश के सामने आखिरी हुई थी। हाय जवाब शान की तरफ से आया था जिस पे माह जी भर के बद मजा हुई थी, जबकि आरिश ने उसकी मौजूदगी को ऐसे नज़रअंदाज किया था जैसे वो यहाँ मौजूद ही न हो। शान से तो थोड़ी बहुत बातचीत हो जाया करती थी, लेकिन आरिश से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। हैरो आरिश, माह ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। आरिश ने सर उठा के उसे सरसरी सा देखा। हैरो कहता फिर से किताब में झांकने लग गया। माह का दिल चाहा इसे एक झांपड़ रसीद करे, इतना भी क्या एटीट्यूड भला, ये इतना रबड़ बेहू करने की कोई ख़ास वजह। माह बुरी तरह तपी थी। मुझसे मुखातब है? आरिश ने अपने काम में मसरूफ़ रहते पूछा। जी बिल्कुल, आप ही कोई बड़े एटीट्यूड बॉय बने बैठे हैं, माह ने चढ़कर कहा। पहली बात तो ये कि मैं आपको जानता तक नहीं, दूसरी बात आपको जानने मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है, और तीसरी बात आइंदा बराए मेहरबानी इस तरह मुझसे फ्री होने की कोशिश मत कीजिए। वो तामुल से कहता जाने लगा। समझते क्या हो तुम खुद को? हाँ, माँ को अपनी इस इज्जत अफजाई पर आग ही लग गई थी। वो दांत पैसे कह रही थी, वही जो मुझे खुद को समझना चाहिए। वो उसकी जानिब देखे बगैर कहता वहाँ से जा चुका था। हाँ है बल्ली एरोगी। माँ भी तन फन करती कैफेटेरिया की जानिब चल दी थी। तो ठीक है भाई, बंदी सिर्फ हाय हेलो ही करना चाह रही थी। कविता तेरा क्या जाता था? शान इसे कोस रहा था। तुम्हें इतना शौक है तो तुम करो हाय हेलो। आरिश उसे काट खाने वाली नज़रों से घूरता कह रहा था। यार पागल है तो तबाती खूबसूरत लड़की खुद चलकर तेरे पास आई थी, तुमने वो नहीं सुना कि आती हुई लक्ष्मी को ठुकराया नहीं करते? शान अपने ही अंदाज में हंसता हुआ कह रहा था। अपने घर में बहन हो तो ऐसी बातें जेब नहीं देती। आरिश का लहजा इस बार थोड़ा सख्त था, जो शान को शर्मिंदा कर दिया था। आरिश बज़ाहिर अपनी स्पेशलाइजेशन में मसरूफ़ था। आरिश की फैमिली इसे बेहद मज़ करती गौरीन हमदान की मोहब्बत से भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी। अब तो नए मेहमान की आमद की खबर ने हमदान और गौरीन दोनों की फैमिलीज़ की ज़िंदगी में नया रंग भर दिया था। जहाँ हमदान अल्लाह का शुक्रगुज़ार था, वहीं गौरीन भी अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकते। फबिहा और उसकी मामा को किसी वजह से कुछ दिन मजीद हमदान के घर ही रुकना पड़ गया था, और आज उन्होंने बिलाफिर रवाना होना था। गौरीन टेरेस पे खड़ी थी। जब फबिहा ना करती उसके रूम में आ गई। तुम यहाँ? गौरीन को उसे यहाँ देख कर हैरत हुई। ये पहली बार था जब फबिहा गौरीन के कमरे में आई थी। हमदान इसे कमरे में कहीं दिखाई न दिया था। वो गौरीन आई, एम सॉरी मुझसे पता नहीं ये सब कैसे हो गया। फबिहा गौरीन को देखते संजीदगी से कह रही थी। एडस ओके, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये अच्छी बात है। गौरीन ने खुले दिल से इसे माफ़ कर दिया था। हाँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जभी मैं अपनी गलती सुधारने आई हूँ। फबिहा के लहजे और अंदाज में गौरीन को वही मकरूह शैतानी इरादे नजर आए। गौरीन कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि फबिहा ने इसे वहीं रोक लिया। इतनी भी क्या जल्दी है गौरीन, ज़रा मुझे गलती पूरी तरह सुधारने तो दो। असफिर लहजे में शैतानियत भरी थी। फबिहा ये क्या कर रही हो, छोड़ो मुझे। गौरीन एकदम खौफजदा हो कि खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने लगी। हाँ, इसके बाद हमदान सिर्फ मेरा होगा, बाहर दे बोली। वो उसे चलाते हुए कह रही थी। होली की आंखों में खौफ था। हो मैं तुम्हारे बगैर जीने का साथ भी नहीं सकता। हमदान के अल्फाज बेसाख्ता से याद आए। हमदान से जुदाई उसके साथ जड़ी नहीं जान की सांसें, पर मैं सब सोचते होली की आंखें खौफ से भीग गई थे। और हमदान अस्पी सांसों में वो जीत, और वो उसे दिल से धक्का दे चुकी थी। नहीं हमदान। वाशरूम से फरीश होकर निकलता हमदान होली की घबराई आवाज़ पर टेरेस की तरफ लपका, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। हमदान के दिमाग में टेरेस का जो मंजर घूम रहा था वो बहुत ख़तरनाक था। या अल्लाह खैर हो। हमदान टेरेस की तरफ भागा, जहाँ फबिहा एक बार को गौरीन को धक्का देने में नाकाम हो चुकी थी, और अब वो दूसरी बार अपनी पूरी कुव्वत के साथ गौरीन को धक्का देने आगे बढ़ी थी। जैसे ही फबिहा ने गौरीन को धक्का देना चाहा, हमदान ने बर्क रफ्तारी से आगे बढ़कर गौरीन को अपनी तरफ खींचा, और नतीजे में फबिहा जो पूरी जान लगाकर गौरीन से जान छुड़ाने के ख्वाब सजाए से धक्का दे रही, न संभलते हुए खुद देर से नीचे जा गई। गौरीन खौफ ज़दा सी हमदान के सीने पर सब रखे रोई जा रही थी, जबकि हमदान फबिहा की हरकत पर हैरान खड़ा था। हमदान फिर अचानक गौरीन को होश आया तो वो बेयकीनी की कैफियत में टेरेस की तरफ लपकी। हमदान का दिमाग भी इस वक्त जागा, जो गौरीन को खो देने के खौफ से सुन हो चुका था। टेरेस से दोनों ने नीचे देखा तो फबिहा बेसुध सी पड़ी थी। खून बहे जा रहा था। फबिहा ने जो गड्ढा गौरीन के लिए खोदा था वो उसी में खुद जा गिरी थी।
हमदान और होरीन जल्दी से नीचे की जानिब दौड़े तक वहाँ सरुंस भी जमा हो चुके थे। होरीन जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती लान तक आई थी। शाहीन बेगम और सहल को भी सरुंस ने इतला पहुँचा दी थी। सब हैरान थे कि ये क्या हो गया। शाहीन बेगम कभी ऊपर टेरेस की जानिब देखती, कभी अपनी बेटी को जस्फी सांसें अभी चल रही थी। क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी ने तुम्हारा, मुझे पता है। तुमने धक्का दिया है। मेरी बेटी को टेरेस से जा तो रहे थे हम यहाँ से। वो होरीन को कोसती आगे बढ़ी थी। पक्को बेहतर है होश में रहकर बात करें और कौन किसको गिरा रहा था ये अपनी बेटी से पूछेगा। शाहीन को होरीन की तरफ बढ़ता देख हमदान होरीन के सामने आंकड़ा हुआ था। वो खौफवार नज़रों से देखता उन्हें वारन कर रहा था। शाहीन बेगम ने कुछ कहने को लब खोले जभी एम्बुलेंस आ गई। शाहीन ने भी साथ चलती हूँ। सहल ने शाहीन को एम्बुलेंस में बैठते देख कर कहा, इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुआ करें मेरी बच्ची को कुछ ना हो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उसे से कहती वो फबिया को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। हमदान, ये क्या हो रहा है इस घर में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सहल परेशान सी अपने बेटे को देख कर पूछ रही थी। मम्मा, फबिया बिल्कुल पागल हो चुकी है। इसने वो मेरे इस मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की है जो अभी इस दुनिया में आया तक नहीं। अगर मैं होर के पास न पहुंचता तो वो उसे। हमदान के अल्फाज मुंह में ही रह गए। हंसती आंखें नम थी। होर को प्यार भरी निगाह से देखते हमदान ने मजबूती से उसका हाथ थाम लिया, जैसे अगर हाथ छूट गया तो मर जाएगा। मम्मा, फबिया मेरे रूम में आई थी। इसने कहा इससे गलती हो गई है, उसे सलामने आई है। हमदान को रोने ना पाकर उसे लगा होगा हमदान रोने नहीं है। जब ही उसने मुझे टेरेस से धक्का देने की कोशिश की, मैं किसी तरह हस्फे हसार से निकल गई, लेकिन इस पर तो शायद कोई जुनून सवार था। इसने दोबारा धक्का देने की कोशिश की तो हमदान ने मुझे बचा लिया और वो नीचे गिर गई। मम्मा, उसे कुछ नहीं होगा ना? इसने सहल को तफसील बताते हुए पूछा। होरीन को फबिया के लिए अफसोस हो रहा था। जो भी था, होरीन का दिल इतना सख्त नहीं था। कुछ नहीं होगा, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने मेरी होर के साथ जो करने की कोशिश की है उसका हिसाब उसे चुकाना होगा। हमदान की आंखें आग बरसा रही थी। ये लड़की इतनी गिर जाएगी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये वही फिर है। सहल ने अफसरगी से कहा, मम्मा आप हॉस्पिटल जाएं, खको जितना भी कहीं आपने वहीं रहना है। ख्याल रहे फिर कहीं गायब नहीं होनी चाहिए। हमदान मम्मा से कहता हो को रूम में ले आया था। सहल भी हॉस्पिटल निकल गई। मुझसे सवाल करने की तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? वो उसकी कलाई पे गिरफ्त मजबूत करते धारा था, आंखों में जैसे खूब उतरा था। हमदान। होरीन उसकी धारा पर काम कर रह गई, बेयकीनी की कैफियत में। इससे सिर्फ इतना ही कहा गया, आइंदा मुझसे सवाल करने से पहले 1000 बार सोचना। और खबरदार, फबिया के बारे में कोई लफ्ज़ मुंह से निकाला तो तुम्हारी ये खूबसूरत ज़बान कुछ कहने के लिए नहीं रहेगी। वो गुस्से से कहता उसे बेड पे धक्का देता रूम से निकल गया, जबकि होरीन हमदान का ये नया रूप देखकर दंग रह गई थी। आंसू थे कि तवातर से बह जा रहे थे। हो आरिश उसे जोर से पकड़ता उठ बैठा था। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा ख्वाब था? वो ठीक तो है कहीं? हमदान रस्ते सा। नहीं, वो ठीक होगी। वो खुद को तस्वीर देता मोबाइल पे होर का नंबर डायल कर चुका था। होर कैसी हो? आरिश ने कॉल अटेंड होते ही पूछा। होर बिल्कुल ठीक है। आरिश कितने घबराए हुए क्यों हो? दूसरी जानिब हमदान को पाकर आरिश को और तशवीश हुई। कुछ नहीं, बस होरीन की याद आ रही थी तो सोचा बात कर लो। होरीन कहाँ है? आरिश ने जांचते अंदाज में पूछा। होर सो किसकी कॉल है? हमदान अभी जवाब देने को था कि होर की आवाज़ आरिश के कानों में पड़ी। ले जी जाग गई होर, वो बात करो। हमदान ने मुस्कुराते हुए मोबाइल होरीन को पकड़ाया है। होर की आवाज़ से आरिश के दिल को अंदर तक तस्कीन पहुंची थी। वो जो कल रस्फी इश्क की मुंतज़िर थी, आज मनकरे इश्क हो गई थी। हाँ, रस्फी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो हमदान के साथ खुशफी इश्क में मुतमन है। कैसी हो वो? आरिश चाहता था वो आज भी उसे इसी तरह अपना हाल बताए जैसे पहले बताया करती थी। लड़ती झगड़ती, लेकिन उसे हर बात बताती इसी होश से बात करने की तरह दिल में जाग उठी थी। मैं ठीक हूँ। आरिश तुम कैसे हो? होरीन की आवाज़ में आज गुम हुए वाकई की वजह से ज़रा सी परेशानी शामिल थी। मैं बहुत खुश। आरिश ने अपना दर्द छुपाने की नाकाम कोशिश की। हनन पता चल रहा है जितने खुश हो, होरीन ने नर्वस रहते हुए कहा, लेकिन आरिश को लगा जैसे होर ने उसके दिल पे चोट की हो, तनुस कर रही हो। आरिश पूछे बना ना रह सका। मैं भला क्यों करने लगी तनुस?
खैर सुनाओ, वहाँ कोई गोली तो नहीं सेव कर ली? हाँ, जिसकी खबर घर में पहुँचाने के लिए आग के गोले को मेरी हेल्प चाहिए। होरी ने उसे छेड़ते हुए पूछा। हमदान को उसके इस अंदाज पे हंसी आ गई, जबकि आरिश बुरी तरह चढ़ा था। क्या फालिक, जो मारा है मेरे दिल की सिर्फ एक ही दुश्मन जहाँ है, और इसे तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो। आरिश ने शरारती मुस्कुराहट सजाए उसे छेड़ते कहा। शर्त आरिश, फजूल हानते की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा अच्छा। होर को उसकी बात पर करंट भी तो लगा था। मैंने ऐसा क्या कह दिया यार? अच्छा, सोरी मजाक कर रहा था। आरिश ने फैकड़ा लगाते उसके बिगड़ते तेवर देख के बात बनाई। आप प्लीज दफा हो जाए भाई होने। होरी नस्फी क्लास लेती मुंह बसूरती कॉल कट कर चुकी थी। हो आरिश का जुमला उन्हें में ही रह गया। बेवकूफ़ लड़की, क्या कर दिया मेरे साथ तुमने? वो मोबाइल स्क्रीन को तकता कह रहा था। होरी से बात करके उसे बहुत सुकून मिला था। मुस्कुराहट उसके चेहरे पे एल्फी की तरह चपक गई थी। नाश्ते पे फबीहा की तरफ से की गई कार्रवाई से अशार उसे आगाह कर चुका था। जब ही आरिश ने होरी की फिक्र में ऐसा ख्वाब देखा था। खुद तो वो एक बार होर का दिल तोड़ चुका था, लेकिन कोई और होर का दिल दिखाए ये उसे किसी सूरत कबूल नहीं था। होर से बात करके उसे अब तस्वीर हो गई थी कि हमदान उसे कभी देखी नहीं कर सकता। पेशेंट को होश आ गया है, नर्स ने आकर बताया तो शाहीन और शहर की सांस में सांस आई। फबीहा की तान फरिख्ते हो गई थी और सर पे चोट आई थी। कुछ फराशें चेहरे और बाजू पर आई थी। खून काफ़ी बह गया था, लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर थी। सारी तफसील शाहीन को बता चुकी थी, लेकिन वो माँ थी। जब तक अपनी बेटी के मुंह से सच न सुन लेती उसे यकीन कहाँ आना था। कैसी है मेरी बेटी? शाहीन बेगम ने रोते हुए उसके माथे पे प्यार करते पूछा। अब की बार फबीहा ने शर्मिंदगी से रुख मोड़ लिया था। ममा, मैं इस प्यार के काबिल नहीं। फबीहा ने रोते हुए कहा। वो वाकई शर्मिंदा थी। फबीहा बीबी कौन है? शाहीन ने पीछे मुड़कर देखा तो लेडी पुलिस ऑफिसर रूह ने दाखिल होते पूछ रही थी। जी मेरी बेटी है। फबीहा क्यों पूछ रही है? शाहीन को खतरे की घंटी बजती महसूस हुई। इनके खिलाफ FIR फाइल हुई है। पुलिस ऑफिसर के जुमले पे जहां शाहीन हैरान हुई थी, वहीं फबीहा की रीढ़ की हड्डी तक सुन हो गई थी। शहर खामोश खड़ी सब देख रही थी। वो जानती थी हमदान उसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। शहरिया क्या कह रहे हैं? हमदान ऐसा नहीं कर सकता। शाहीन फटी फटी आंखों से शहर को देखती हैरत और खौफ से कह रही थी। ये तो होना था। शाहीन फबीहा ने छोटी हरकत नहीं की। इस बार हमदान इसे किसी सूरत माफ़ नहीं करेगा। जवाब वली आफंदी की तरफ से दिया गया था, जो कि कमरे में दाखिल होते शाहीन की बात सुन चुके थे। जो लोग दूसरों की खुशियों के दुश्मन बने फिरते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम इससे भी दर्दनाक और अजियतनाक होना चाहिए। वली आफंदी गुस्से से बोया हुए। भाई, आप तो ऐसा ना कहीं, पुलिस हमदान को समझाएं, मेरी बेटी इस हालत में नहीं है। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने। शाहीन रोते हुए हाथ जोड़े खड़ी थी। आप लोगों की बात ठीक हो गई हो तो आप लोग कमरे से जा सकते हैं। हम इनको अरेस्ट करके ले जा रहे हैं। तभी मायना के बाद किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाएगा। पुलिस ऑफिसर सख्ती से कहती साथियों को इशारा करती उन्हें बाहर निकाल चुकी थी। भाई, तरस नहीं आ रहा आपको मेरी बच्ची पर, मेरी हालत पर? शाहीन होते हुए बोली। तरस मजलूम पे खाया जाता है, ना कि जालिम पर। वली आफंदी दरस्तगी से कहते वहां से जा चुके थे, जबकि शहर शाहीन को सहारा देती संभाल रही थी। मैं आपसे निराश। पापा ने आपसे नाराज हमदान की गोद में बैठी नन्ही में मोटी मोटी आंखें मटकाती हमदान को नफरत दिखा रही थी। अरे मेरी डोर मुझसे किस लिए नाराज है? हमदान ने मेरे के गाल पे प्यार करते मुस्कुराते हुए पूछा। आप पता ने शहरे दिन लगा दिया और कल मेरा बर्थडे है। अव्वल आपने मुझे छोपन भी नहीं कराई। आपने इतने सारे दिन लगा दे और कल मेरा बर्थडे है और आपने मुझे शापन भी नहीं करवाई। मैं वो अपनी इसी अदा से आंखें मटकाती शिकायती अंदाज में कह रही थी। हाँ, तो ये बात है, बिल्कुल अपनी ममा पे गई है। आप पता है, वो कहकहा लगाते होरीन को आंख मारते कह रहा था। होरीन भी उसकी इस बात पे मुस्कुरा दे। पता है, मेरे मुस्कुराते हुए कह रही थी। ममा और पापा दोनों ही मेरे के फेवरेट थे और ममा जैसी होने पे तब से ही उसे फख्र था। शापन पर शाम को चलना है ना, मेरी बोल फिर बहुत सारी शापन करेंगे। हमदान ने प्यार से कहा तो मेरे नन्हे हाथ से हमदान के हाथ पर ताली मारकर हंसती हुई दादों को बताने भाग गई। हाय, इस वक्त थका हारा घर लौटा है पर मजा है कि नजर करम ही डाल दे मासूम पे। हमदान होरीन का हाथ पकड़ता शौक लहजे में बोला। इतना ख्याल था तो क्या ज़रूरत थी इतने दिन लगाने की? मुझे नहीं बात करनी, जाए आप यहाँ से।
होली में हाथ झटकती नाराजगी का इजहार कर रही थी। जहां हमदान होलीन और मेहब के बगैर नहीं रह सकता था, वहीं होलीन का भी यही हाल था। लो जी, पहले बेटी को मनाया, पूरा घंटा लगा कि अब बेगम साहिबा को मनाओ। हमदान ने मजलूम शक्ल बनाते कहा, अच्छा अब ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत मस्त किया, स्पेशली आपके साथ लान में बैठकर चाय पीना। होलीन ने प्यार जताते क्या, लो भला इसमें क्या बात है, अभी चल कर चाय पीते हैं लान में। वो होलीन का हाथ थामे रूम से निकलकर मैट को जाएगा कहता लान में चल दिया। हमदान आज ही पहले से मीटिंग अटेंड करके घर पहुंचा था। मेहब की पैदाइश के बाद हमदान पहली बार इतने दिन के लिए कहीं गया था। मेहब की पैदाइश को 2 साल होने वाले थे। फबिया से जान छूटने के बाद हमदान और होलीन की ज़िंदगी बहुत पुरसुकून हो गई थी। फिर मेहब की पैदाइश ने इनकी ज़िंदगी में नए रंग भर दिए थे। मेहब ममा पापा के साथ ही दादा और दादों की भी जान थी। इसकी कलकारियों से घर में रौनक लगी रहती। शाइस्ता बेगम, सानिया बेगम, गजनफर साहब, सत्तर ज़ियाफत साहब, सब कोई मेरे भोर की तरह अजीज़ थी। सभी मेरे को बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक्साइटेड थे। अरे ये फ्लावर्स यहाँ सिर्फ करने हैं पलक के पास और वो ब्लू बैलून्स वहाँ लगाने हैं। अशाम डेकोरेटर्स को इंस्ट्रक्शन देता कह रहा था। हाँ भाई, तैयारी कहाँ तक पहुँची, 5 बजने वाली है, 8 बजे के कट होना है, पता है। शाइस्ता बेगम पुरजोश होती पूछ रही थी। जी जी चाची बेगम, सब हो जाएगा, तैन पर फिक्र ही न करे, अशार ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहब के बर्थडे की तैयारी जोर शोर से जारी थी। सभी अपनी डोर का बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए काम में लगे हुए थे। ममा मदे ये दलिश जल्दी बना दे। मेहब अपना स्नो वाइट स्टाइल फ़्रॉक उठाइए फिर से होलीन के सामने खड़ी थी। ये सुबह से इसका 20वां चक्कर था। अब मेहब मेरी जान, अगर मैं आपको अभी ये फ़्रॉक पहना दूंगी तो केक कट करने तक मेरी फेरी का फ़्रॉक गंदा हो जाएगा ना, फिर मेहब की पकस कैसे अच्छी आएंगी। होलीन ने उसे प्यार से समझाया। और ममा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मेहब माथे पे हाथ मारती आंखें मटकाती कह रही थी। उसके अंदाज पे होलीन ने हंसते हुए उसे अपने साथ लगा लिया। माशाल्लाह मेहब, आप बहुत क्यूट हो। होलीन को अपनी छोटी सी डोर पे बेपनाह प्यार आ रहा था। क्यूट तो मेरी डोर भी कम नहीं है। हमदान की आवाज़ पे होलीन ने दिलकश मुस्कुराहट सजाए पलट कर उसे देखा। बहुत बातें बनानी आती हैं, आपको रेडी हो जाएं आप जल्दी से। होलीन उसे कहती रूम से निकल गई। देखा कितनी जालिम है आपकी ममा, हमदान मेहब के गाल पे किस करते कह रहा था। जालिम ममा अभी दादू को बता कर आई। मेहब एक्साइटेड होती जालिम ममा का वर्क करती दादू को बताने भाग गई। 6 माह पहले आरिश के एग्जाम सर पे थे, सो वो अपनी तैयारी में बुरी तरह मसरूफ़ हो गया था। माह और आरिश के दरमियान इस दिन के बाद से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आरिश शान से माह के बारे में सुनता रहता था। माह उसे अच्छी लड़की लगी थी। माह भी अंदर ही अंदर आरिश की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी। वो आरिश को चपके चपके देखती रहती, पता नहीं ऐसी कौन सी कशिश थी आरिश में जो माह को अपनी तरफ खींचती चली गई। माह उसके सामने बेबस हो गई थी। जिस दिन इसे न देखती दिन गुजारना उसे माह लगता। एग्जाम का लास्ट डे आन पहुंचा था। माह भी किसी फैसले पर पहुंचकर आरिश के सामने आखड़ी हुई थी। ये इनकी यूनिवर्सिटी का लान था। सब मौसम एक्टिव फूल और सामने खड़ी माह एक पल तो आरिश को होलीन की याद ने आगिरा। अगले ही पल इसने सर झटक कर माह को हैरत से देखा। यस, कोई कान है? आरिश ने बेजारी से पूछा। मुझे बात करनी है तुमसे, माह ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। ओके जल्दी कहो, वो जान छड़ाने वाले अंदाज में कहता इधर उधर देखने लगा। आरिश आई लो। माह ने आगे बढ़कर आरिश का हाथ थामते कहा। आरिश को तो एकदम जैसे करंट लगा था। वाट! आरिश की झटके से अपना हाथ छड़ाता हैरत से उसे देखे गया। आरिश की यूं हाथ छड़ाने पे माह को अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। आई इन सॉरी आरिश, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। अगर मैं तुमसे आज ना कहती तो शायद ही कभी सुकून से रह सकती। मैं सच में तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ और बहुत हिम्मत करके तुमसे बात करने का फैसला किया। प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को हर्ट मत करना प्लीज़। वो भीगी आंखों से इसे देखती कही जा रही थी। आरिश की आंखों में फिर से वो मंजर घूम गया था जहाँ होलीन उसका हाथ थामे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। कितनी हिम्मत जताई होगी, इसने पहल करना कितना मुश्किल होता है। उसका अंदाज़ा तो आरिश को भी था। आखिर इतनी बड़ी सज़ा जो भगती थी। इसने इसको याद आया कैसे होलीन की फीलिंग्स हर्ट करके उसने उसे आंसू दे थे, कैसे उसे हमेशा के लिए खो दिया था इसने होलीन को। वो रोती हुई आंखें आज भी उसके दिल और दिमाग में नफ्स थी। माह आरिश के जवाब की मुंतज़िर खड़ी थी। बैठ कर बात कर सकते हैं,
आरिश ने खुद को नर्वस रखते हुए कहा। तो माहा की भी सांस बहाल हुई। क्यों नहीं, माहा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों पास ही रखे बेंच पर बैठ चुके थे। कुछ देर सर्द हुआ कि झोंकों में खामोशी इनके साथ रही। फिर आरिश ने ही सुकूत तोड़ा। क्या जानती हो मेरे बारे में? आरिश नस्फी तरफ देखे बगैर इससे मुखातब हुआ। ज्यादा कुछ नहीं जानती, लेकिन जानना चाहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो और मुझे मोहब्बत है तुमसे। माहा इसकी तरफ देखते कह रही थी। लेकिन मुझे किसी और से मोहब्बत है, आरिश ने नरमी से कहा। लेकिन माहा का दिल किसी छनाके से टूटा था। वो उसे देखकर रह गई। जान सकती हूँ किससे? वो भीगी आंखों से देखती इससे पूछ रही थी। हो से मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आरिश ने सरदार धरी। माहा ने उसे खामोश बैठे देख पूछा। उसे बेचैनी हो रही थी। लेकिन वो किसी और की हो चुकी है। मेरे इश्क से मनकर होकर किसी और के इश्क में खो गई है। आरिश की आवाज़ भीगी हुई थी। इसे कदर नहीं होगी, तुम्हारी बहुत सेल्फिश होगी, वरना ऐसा ना करती। माहा होलिंग को कोसने लगी। असफे बारे में ऐसी बकवास में किसी की नहीं सुनता, और मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो पूरी बात जाने बगैर अपनी राय देने बैठ जाते हैं। अब की बात आरिश का लहजा सख्त था। आंखों में सूफी सूफे वाजे थी। सोई, माँ ने अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा होते कहा। इसने भी ऐसे ही एक रोज़ मेरा हाथ पकड़कर अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, और मैंने उसे हर्ट किया। मेरी अना को यह बुरा लगा कि मैं कब से उसे अपने इश्क की इंतहा नहीं बता सका, और वो लड़की होकर मेरे सामने खड़ी हंसती आंखों से मेरा हाथ थामे मुझे कह रही है कि मोहब्बत तुमसे। इतना कम ज़रफ निकला कि पर मैं अपनी सालों की मोहब्बत का मनकशा बन बैठा। ये भी नहीं सोचा कि उसका कितना दिल दुखा होगा, कितना रोई थी वो। मुझे माफ़ नहीं किया आज तक इसने। तुम्हें पता है, जब उसकी शादी होने लगी तो मैंने इससे अपने प्यार की भीख मांगी। कितना तड़पा था, बुड़बड़ाया भी मैं, लेकिन वो बहुत आगे जा चुकी थी। मेरी नफरत में मुझसे नफरत की हद ये थी कि उसने मुझे गलती सुधारने का एक मौका तक नहीं दिया। और अच्छा ही क्या, उसने मैं यही डिजर्व करता था। मैं ऐसी ही नफरत के लिए। आरिश की आंखें नम थीं, आवाज़ भीगी हुई। ये पहली बार थी कि आरिश ने किसी को अपने दिल का हाल बताया था। माँ जानता हो, तुम एक अच्छी लड़की हो, लेकिन मैं और के अलावा किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अगर मैं तुम्हारी मोहब्बत कबूल कर भी लूँ, कभी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्या तुम ऐसे इंसान के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकती हो जिसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो? आरिश माह की आंखों में देखता पूछ रहा था। माह जो उसकी बातें सुनकर हैरान बैठी थी, आरिश के सवाल पे चौंकी। मेरी मोहब्बत तुम्हें मुझसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देगी, माह पर अज़ल अंदाज में बोली। वो कहती है कि बहुत खुश है, अपनी लाइफ में देखते हैं चल कर। अगर मैं इसे कायल ना कर सका तो मैं तुम्हारा। आरिश ने माह को दो टोक अंदाज में कहा। माह हैरत से उसे देखेगी। तुमने अभी कहा कि वो किसी और की हो चुकी है, फिर तुम किस उम्मीद से ये कह रहे हो आरिश? माह ने बेयकीनी से पूछा। मैं तुम्हें किसी बात का जवाब दे नहीं, मैंने जो कहा इसका जवाब दो, वरना तुम जा सकती हो, आरिश ने सर्द लहजे में कहा। अच्छा, तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। पाकिस्तान में तुम्हारे नाम के साथ जाऊंगी। माँ ने अपना मुतालिबा सुनाया। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हो माँ? आरिश हैरत से उसे देखता पूछ रहा था। हुक्म है तो बोलो, वो उसका सवाल नज़रअंदाज करती बोली। ठीक है, आरिश ने उसके सामने हार मान ली थी। देश आना शुरू हो गए थे। मेरब भी बोर बनी सबकी नज़रों का मरकज़ बनी हुई थी। मेरब के दाएं बाएं हमदान और वरीन खड़े के कट करने की तैयारी में थे। वेब सूट में मलबूस हमदान हमेशा की तरह डेशन लग रहा था, और वेब साड़ी के साथ नफीसा डायमंड शर्ट साथ ही खूबसूरत जुड़े में बालों को कैद के हो बोहों की जो रही। अभी के कट होने ही लगा था कि अचानक खाल की लाइट साफ हो गई। ये क्या हवाशार देखो जरा, होली ने साथ खड़े अशार से कहा। अभी अशार जाने ही लगा था कि लाइट्स दोबारा ऑन हो गई, और लाइट्स ऑन होते ही सामने का मंजर सबको हैरान कर गया। होलिंग के मुंह से बेसाख्ता निकला। आरिश होलिंग के बिल्कुल सामने टेबल की दूसरी तरफ खड़ा था। मेरे बगैर केक कट करने का इरादा था, आरिश ने मुस्कुराते हुए कहा। आरिश मेरा बच्चा। सानिया बेगम ने आकर आरिश को गले से लगा लिया। सब आरिश से मिलने लगे, जबकि होलिंग की नज़रें आरिश के साथ खड़ी लड़की पर रख गई जो मुसलसल होलिंग को ही देखे जा रही थी। होलिंग को उसकी नज़रें अजीब लगी। हमेशा की तरह अटेंशन सेकर ही रहना बरत दे हमदान और मेरी बेटी का है, और आवाम को अपनी तरफ मतोजा कर दिया उन्हें आग के गोले। होलिंग माह की नज़रों को नज़रअंदाज करती आरिश की खबर लेने लगी। इसमें भी वो आरिश को ये जताना न भूली कि वो हमदान की है। आरिश बदलने वाली चीज़ नहीं है, तुम तो जानती हो अच्छी तरह, आरिश ने आंख मारते होलिंग से कहा।
होरीन को आरिश का अंदाज कुछ मशकूक लगा। हम ड्रामे करना नहीं छोड़े तुमने? होरीन ने मुस्कुराते हुए कहा। बेंट अंकल, आप तो मेरी बर्थडे खराब करने कच ने इन्वाइट किया। मेरे का पारा हाई हो चुका था। अपनी माटी मोटी आंखें घुमाती वो आरिश को डांट रही थी। सब उसकी बात पर तहतहा लगाकर हंस दे। खैर डोर, आप तो बिल्कुल अपनी ममा पर गई हो, आरिश ने प्यार से कहा। चलो प्लीज अब केक करने दें, आप सब लोग वेट कर रहे हैं। होरी ने कहा तो सब अपनी पोजीशन संभाल कर केक कट करवाने लगे। केक कट होने के बाद सब देर से डिनर करने लगे। क्या बीड़ी है? तुम्हारा दिमाग खराब है? ऐसे कैसे शादी कर लिए हम, क्या तुम्हें मन करते? आरिश की बात पर सानिया बेगम बुरी तरह तपी थी। अनी ऐसा कोई नहीं है, दुनिया में वापसी आना था और सब इतना अचानक हुआ कि बता ही नहीं सका। आरिश ने सफाई पेश की। है को प्यारी, लेकिन तुम्हें कम अज कम हमें बताना चाहिए था। खैर भाभी, आप दिल छोटा ना करें, हम यहाँ धूमधाम से दोबारा अलिफ की शादी करेंगे, शाइस्ता बेगम ने खुशी से कहा। तो सानिया बेगम भी खुश हो गई। माँ, अनी के साथ ही बैठो, मैं आता हूँ। आरिश माँ को अनी के साथ बिठाता होरीन की तरफ चल दिया, जो हमदान के साथ कुछ फासले पर खड़ी गिफ्ट को अलविदा कह रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कोई साड़ी में इतना भी हसीन लग सकता है, आरिश ने होरीन के सामने खड़े होते कहा। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई इतना भी झूठा हो सकता है। होरीन को हमदान के सामने आरिश की तारीफ बिल्कुल पसंद न आई तो इसने बात बदली। क्या मतलब? आरिश ने नासमझी से कहा। मतलब ये कि इतने छुपे रुस्तम हो, ये लड़की कौन है? खबर ही नहीं होने दी किसी को, होरीन ने उसे छेड़ते हुए कहा। माँ की नजरीन मुसलसल आरिश व होरीन पर तकी थी। बीवी है मेरी माँ, आरिश ने कहते ही होरीन के चेहरे पर कुछ खोजना चाहा। क्या? होरीन की नज़रें बेअख्तियार ही माँ की तरफ घूमें, जो अभी तक इसे ही देख रही थी। होरीन को अपनी तरफ देखता पाकर माँ ने अचानक घबरा कर नजरें चढ़ाई। वाह, फाइनली आपको भी कोई आप जैसी मिल गई, होरीन ने हंसते हुए कहा। उसे वाकई खुशी हुई थी। मेरे जैसी को खैर मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो खुद मेरी ना होना चाहिए, आरिश ने मानी फैज नज़रों से होरीन को देखते कहा। तो होरीन की हंसी को एकदम बरीक लगी। हमदान ने होरीन की यह हरकत बहुत गौर से नोट की। हमदान, मेरे को सलाने का टाइम हो गया है, जल्दी से गेस्ट को बाय बाय करें ना प्लीज। होरीन हमदान का हाथ थामते सर इस पे कंधे से टकाती किसी मासूम बच्ची की तरह बोली। हमदान को इस पे जी भर कर प्यार आया। वो कि देव वाइफी, हमदान ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि आरिश के दिल को कुछ हुआ था। आरिश की बात का जवाब होरीन ने इस तरह से दिया था कि आरिश का रोम रोम जल उठा था। आरिश होरीन का यह अंदाज देख वापस टेबल पर आकर बैठ गया। घर वापस लौट कर भी आरिश को एक पल चैन न आया था। होरीन को हासिल करने की ख्वाहिश जाने क्यों अचानक से जोर पकड़ गई थी। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि होरीन किसी और के साथ इतनी खुश कैसे है। यह ये शैतान था जो मियाँ बीवी को खुश देख इनमें किसी तरह से झगड़े करवाना चाहता था। शैतान की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही होती है कि वो मोहब्बत करने वाले मियाँ नंगोना बीवी में छोटी छोटी बातों पर झगड़े करवा कर जुदाई करवाए। माँ अलग होरीन से हसब का शिकार हो रही थी कि उसके शोहर की तवज्जो का मरकज होरीन ही रही और होरीन माँ की तवक्को से ज़्यादा खूबसूरत थी। असले भी माँ आरिश के छन जाने के खौफ में मुब्तला हो गई थी। इधर हमदान को भी आरिश के रवैये ने परेशान कर दिया था। हो, हमदान ने प्यार से होर को पकारा, जो ड्रेसिंग टेबल से चीज़ें समेट कर दराज में रख रही थी। जी, होरी ने काम में मगन रहते हुए जवाब दिया, लेकिन हमदान के होर कहने पर जो मुस्कान उसके चेहरे पर बिखरी थी, इससे हमदान भी मुस्कुराते हुए महसूस हो रहा था। आरिश का रवैया कुछ अजीब नहीं था। हमदान के पूछने पर होरी ने पलटकर हमदान को देखा। अब वो उसके साथ आकर बैठ गई थी। अजीब कैसे? होरी ने अनजान बनते कहा। पता नहीं, कुछ अजीब ही बातें कर रहा था, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। हमदान ने अपने दिल की बात की। हमदान, आपको मुझ पे भरोसा है? होरीन हमदान का हाथ थामे पुरुमीद लहजे में पूछ रही थी। आरिश के रवैये ने होरीन को भी डरा दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करना चाहता है, लेकिन इतना तो वो समझ गई थी कि उसके इरादे ठीक नहीं। ये कैसा सवाल हुआ भला? खुद से ज़्यादा भरोसा है तुम पे मेरी हो, हमदान ने प्यार से उसका हाथ सहलाते कहा। मैं कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी कोई गलत फहमी हो तो प्लीज़ मुझसे एक बार ज़रूर पूछना, क्योंकि शैतान वसूसे डालकर घर तबाह करने में देर नहीं करता और मैं तो आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। होरीन की आंखें नम हुई थी, आवाज़ भीग गई थी। वो नीचे देखे कहीं जा रही थी। अरे ये क्या तुम रो रही हो? प्लीज़ ऐसे वक्त रवैया करो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पे गिरते हैं।
वो होलीन को रोता देख तड़प उठाया था। सोई दिल भर आया, पता नहीं क्यों। चले अब जल्दी से अपने हाथ की काफ़ी पड़े, वरना मैं फिर से रो दूंगी। वो उसे हुक्म झाड़ती नम आंखों से मुस्कुराते कह रही थी, जो हुक्म मेरी होगा। हमदान ने सर झुकाते कहा तो होलीन हंसने लगी। आरिश और महा का वलीमा धूमधाम से कर दिया गया था। सानिया बेगम, शाइस्ता बेगम, ज़ियाफत अली सत्ता, गजनफर साहब समेत सभी ने महा को खुले दिल से कबूल कर लिया था। सभी इसका बहुत ख्याल रखते कि इसका आगे पीछे कोई न था। बचपन में ही इसकी फैमिली कार एक्सीडेंट में चल बसी थी, जिसके बाद इसकी नानी ने उसे पाला था, लेकिन 3 साल पहले नानी भी उसे दुनिया में अकेला छोड़ गई थी। ये सब बेबी शान बहुत बार आरिश को बता चुका था। यही वजह थी कि आरिश महा को इस रोज़ इनकार न कर सका कि होलीन का दिल तोड़कर वो पहले ही अजाब में था। अगर महा का दिल भी तोड़ देता तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाता। कब से तुम्हें कह रही हूँ, मेरी होलीन से बात करवा दो। मेरा मोबाइल ख़राब क्या हुआ, ना किसी को फुर्सत है कि उसे सेट करो। अरे नहीं, नया फ़ोन दिलाने के लिए वक्त। सानिया बेगम गुस्से में अशार की क्लास ले रही थी। वो असोरी ढूंढ गया था। मेरे के लिए लान में झोला सेट कर रहा था। अशार ने माँ की डांट से बचने के लिए मेरे का सहारा लिया। अच्छा हो गया सिर, ख्याल से दबाना कहीं मेरी डोर गिर न जाए। सानिया बेगम ने खुशी से पूछते हुए साथ ही ताकीद की, जी सिप हो गया है। अच्छा ये ले, बात करे होलीन आपी से। अशार ने जवाब देते हुए मोबाइल माँ की तरफ बढ़ाया। भाभी हबीन की सारी फ्रूट डिशेस तैयार है, बस अब आप उसके लिए लबेशी बना आए जाके उसने ख़ास फरमाइश की है। शाइस्ता बेगम ने किचन से निकलते ही कहा, हाँ बस मैं जल्दी से जाती हूँ। जब से शादी हुई है मेरी बच्ची पहली बार रुकने आ रही है। अब तो 4-5 दिन रोक लेंगे बस। जिससे सानिया बेगम अपने मंसूबे बनाने लगे। जी जी भाभी, क्यों नहीं, मैंने उसका रोल भी सेट कर दिया है। शाइस्ता बेगम भी पुरजोश थी। ममा कोई गेस्ट आ रहा है। माँ सब की तैयारियां देखकर पूछे बगैर न रह सके। अरे नहीं, गेस्ट नहीं, होलीन आ रही है जब से शादी हुई है। एक बार भी रुकने नहीं आई, आज पहली बार आ रही है तो बस इसी की तैयारियां चल रही हैं। सानिया बेगम ने मुस्कुराते हुए तफसीर बताई। अच्छा, माँ को होलीन की आमद का सुन कोई ख़ास खुशी नहीं हुई। ज़रूर आरिश की वजह से रुकने आ रही है, वरना पहले कभी क्यों नहीं आई। माँ करते हुए सोच रही थी। अरे लो, आ गई मेरी प्रिंसेस। गजनफर साहब और ज़ियाफत अली आज घर पे ही थे। होलीन को हाल में दाखिल होता देख खुशी से उठ खड़े हुए मेरे तो भाग के अपनी नानों की गोदी में जा बैठी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? गजनफर साहब ने उसे गले से लगाते पूछा। हमेशा की तरह प्यारी, होलीन ने अपने अंदाज में चेक कर कहा। सबसे मिलने के बाद बातों का दौर शुरू हुआ। माँ को भी बेदिली से मुस्कुरा कर मिलना पड़ा। होलीन ने साफ महसूस किया था कि होलीन की मौजूदगी में माँ उनकी की ओर फेर करती है। ये आज की बात न थी, जब भी कहीं होलीन मौजूद होती माँ की अजीब नज़रें होलीन के ही ताक़ुब में रहती। खानदान क्यों नहीं आया साहब? शाइस्ता बेगम ने पूछा। खानदान मीटिंग के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हैं, जभी यहाँ आने की परमिशन मिली है, वरना आपको तो पता ही है मेरे के बगैर नींद नहीं आती उन्हें, मुझे भी इसीलिए नहीं आने देते। होलीन ने जवाब दिया। मेरे के बगैर या मेरे की मामा के बगैर? अशार ने उसे छेड़ते हुए कहा। हम लगता है आरिश की कंपनी में रह रहे हो आजकल, इसीलिए छिछोरापन फूक फूक के निकल रहा है। होलीन ने अशार को गोली मारते कहा तो सबकी हंसी छूट गई। जाहिर है सभी जानते थे हमदान का दिल होलीन के बगैर नहीं लगता था, और होलीन मैडम साफ बहाना बना रही थी। होलीन का चेहरा सबको हंसता देख शर्म से सुर्ख हो गया था। हमदान भाई को नींद नहीं आती आपी के बगैर? अशार ने टकरा लगाते कहा। वेरी फनी, ये आरिश कहाँ है? वैसे नज़र नहीं आ रहा। होलीन के मुंह से आरिश का नाम सुनकर महा का दिल जैसे धड़का, जैसे होलीन आरिश को उससे पल में छीन लेगी। आरिश को देख के आपने क्या करना है? आप किससे मिलने आई हैं या घर वालों से? महा की ज़बान से बेसाख्ता निकला अंदाज तंजिया था। महा की बात पर एकदम हाल में सन्नाटा छा गया। सब हैरत से महा को देखने लगे। होलीन को अलग हैरत का झटका लगा। अगले ही पल इस्तेज़ाइया मुस्कुराहट होलीन के लबों पर फैल गई, जो महा को काफ़ी कुछ जता है। महा ये किस अंदाज में बात कर रही हो तुम होलीन से? सानिया बेगम का लहजा सख्त था। रहने दे चाची, आरिश की बीवी है, बात भी इसी अंदाज से करेगी, मुझे बुरा नहीं लगा। होलीन ने मुस्कुराते हुए कहा। नज़रें महा पर थी, जो कि अपनी बात पर शर्मिंदा बैठी थी। हैरत तो उसे होलीन के पुरसुकून अंदाज पर हो रही थी। जबकि हाल में दाखिल होता आरिश महा और होलीन की गुफ्तगू सुनकर वहीं लग गया था। इसे वहाँ से इस हरकत की उम्मीद बिल्कुल न थी। अस्सलाम वालेकुम, आरिश ने हाल में आते ही सबको सलाम किया।
अरे वाह, आज तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बड़े बड़े लोग आए हुए। आरिश ने आते ही होलीन को छेड़ते कहा, मामा ये वही बेड अंकल है ना जिन्होंने मेरी बंदे खराब की थी। आई दोनों गए 10 मिनट। मेरे अपनी मोटी आंखें घुमाती माँ से पूछ रही थी। मेरे की बात पर पूरा हाल गर्कों से गूंज उठा था। जी डोल ये वही बेड अंकल है। एंड आई डोंट लाइक हन तो बाल का आई हेट हन। होलीन बजाय मुस्कुराते हुए मेरे को देखते हुए कह रही थी, लेकिन असल में सुना आरिश और माँ को रही थी। होलीन की बात पर सब वैसे हंसे थे, जबकि आरिश बुरी तरह तपा था। इसने माँ को गुस्से से घूरा। मैं फरीश होकर आता हूँ, फिर बातें करेंगे। माँ मेरा ड्रेस निकाल दो चलकर। आरिश माँ को बुलाता ऊपर की तरफ चल दिया। माँ भी उसके पीछे चली गई। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई होलीन से ऐसे बात करने की? माँ के कमरे में दाखिल होते ही वो उसे कंधों से पकड़े धाड़ा था। वो आई एम सॉरी था। माँ की बात अधूरी थी कि आरिश फिर से धाड़ा। शर्फ था। क्या कहा था तुमने? तुम्हारी मोहब्बत मुझे होलीन को भूलने पर मजबूर कर देगी। तुम्हारी मोहब्बत मुझे सिर्फ होलीन की नज़रों में मजीद दिला सकती है, लेकिन मेरे दिल में जगह नहीं बना सकती, समझी तुम? आरिश आपे से बाहर हुआ था। वो माँ को बेड पे धक्का देते अपना सर पकड़कर खड़ा हो गया। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में कि मैंने उसकी मोहब्बत की जो तस्वीर की थी? उसकी दास्तानें हर मेरे वेले को सुना रखी है। मैं क्या समझा था तुम्हें और तुम क्या हो माँ? आरिश ने बेबसी से माँ को देखा। सोई आरिश, प्लीज आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे तुम्हारा दिल दुखे। माँ के चेहरे पे आरिश को खोने का खौफ साफ नजर आ रहा था। वो नम आंखों से कह रही थी, मेरा दिल नहीं, होलीन का दिल न दुखे तुम्हारी वजह से कभी भी, समझी? आरिश ने उंगली का इशारा उसकी तरफ करते कहा, समझ गई। माँ आंसू साफ करती बोली, हरिया ठीक करो अपना और नीचे चलो। वो उसे हुक्म झाड़ता चेंज करने चल दिया। आज होलीन को यहाँ 3 दिन हो गए थे। हमदान को अभी वापस आने में 2 दिन थे। दिन में 10 बार तो हमदान होलीन और मेरे को देखने के लिए कॉल करता कि उसकी जान जो 2 मिनट की थी। मेरे अपनी नानों के साथ सो गई थी तो होलीन चहलकदमी करने लान में आ गई। लान में लगे फूल होलीन को बहुत पसंद थे। शादी से पहले उसका ज़्यादा वक्त उन्हीं फूलों के साथ गुजरता। इनका ख्याल रखते, इनसे बातें करते। होलीन फूलों की खुशबू महसूस करती हमदान की सोचों में गुम थी कि जाने कब आरिश उसके सामने आ। आरिश को सामने खड़ा पाकर होलीन घबरा कर थोड़ा पीछे हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? होलीन ने आरिश से पूछा। जो तुम कर रही हो वही कर रहा हो, आरिश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बालकोनी में खड़ी माँ दोनों को साथ खड़ा देख कसमसा कर रह गई और लान की तरफ भागी कि छुप कर उनकी बातें सुन सके। मैं तो हमदान को याद कर रही हूँ, होलीन ने तंजिया कहा। हमदान का नाम हर बात में लेना जरूरी है। आरिश बुरी तरह तपा था। हाँ ज़रूरी है, जैसे सांस लेना ज़रूरी होता है वैसे ही उसका नाम लेना भी ज़रूरी है। इश्क करती हूँ, उनसे सच्चा इश्क। होलीन उसकी आंखों में झांकती एतमाद से कह रही थी। झूठ इश्क तो तुम मुझसे करती थी, आरिश ने गुस्से से कहा। हाँ, तुमने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया करती थी। होलीन अपने आखिरी जुमला पर जोर देती तंजिया हंसी। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझे दिखाने के लिए ये सब भूल करती हो, हकीकत में तुम हमदान से मोहब्बत नहीं करती हो। वो जैसे खुद को तसल्ली देना चाहता था। पहली बात तो ये कि मेरा नाम होलीन है तो दोबारा वो न सुनो। दूसरी बात ये कि इश्क हुआ था किसी ज़माने में, लेकिन फिर तुम ही ने एहसास दिलाया कि तुम काबिल नहीं थे। बस फिर नफरत हो गई तुमसे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है, क्योंकि हमदान की हो को इनकी मोहब्बत के सिवा कुछ याद ही नहीं। होलीन ने जताते हुए कहा, तुम समझ नहीं रही। तुम छोड़ दो हमदान को, हम शादी कर लेंगे। तुम तला। आरिश दीवानों की तरह कहते होलीन का हाथ थामने लगा। तड़ाक जोरदार थप्पड़ आरिश के मुंह पे पड़ा था। क्या बकवास की तुमने? इतने कर गए हो तुमने सोची भी कैसे इतनी घटिया बात? होलीन उसे थप्पड़ बसी करती गुस्से से धारनी थी। माँ को देखा है तुमने? उसकी नज़रें देखी हैं? वो चिल्लाई थी। वो मुझे ऐसे देखती है जैसे मैंने इससे कुछ छीन लिया हो। मुझसे इतनी इनसिक्योर क्यों है? पता है कोई भी औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शौहर के दिल में किसी और की मोहब्बत हो। कितने दिल तोड़ोगे तुम्हें सिर्फ तुम ही नजर आते हो दुनिया में। दूसरों की फिल्म जिनकी ख्वाहिशात कोई मानी नहीं रखती तुम्हारे लिए। वो इससे पूछ रही थी और आरिश अभी तक होलीन के लिए एक्शन पे शाकर खड़ा था। होलीन ने आरिश ने कुछ कहने को लब खोले
तुम कोई मोहब्बत नहीं करते मुझसे, तुमने बस जिम्मेदारी है कि मुझे खुश नहीं रहने दोगी। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो इन मेरी रसवाई के मंसूबे न बनाते, मेरी इज्जत का ख्याल रखते और माँ से शादी की हामी तुम किसी सूरत ना बनते। खुदा का वास्ता है आरिश, शराब के पीछे भागना बंद करो, इससे पहले कि माँ की मोहब्बत को भी खो दो, क्योंकि हमदान से मुझे सिर्फ मेरी मौत ही मुझे दूर कर सकती है। होरीन उसे समझाते हुए कह रही थी। वो दिल से चाहती थी माँ के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो और आरिश भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। आरिश बेयकीनी से होरीन को देख रहा था। माँ भी होरीन की बातें सुनकर अपने रवैये पर शर्मिंदा खड़ी थी। तभी होरीन का मोबाइल बजा। कोई अनजान नंबर था जिसे कुछ सोचते हुए होरीन ने अटेंड कर लिया। हेलो, होरीन ने कॉल अटेंड करते ही कहा। हेलो जी मिसेस हमदान। दूसरी तरफ किसी की घबराई हुई आवाज़ थी। जी आप कौन? होरीन ने पूछा। हमदान सर का कार एक्सीडेंट हो गया है, इनकी कंडीशन बहुत सीरियस है, आप प्लीज़ जल्दी से इस एड्रेस पे पहुँचे। कहते ही कार मुनक़ता कर दी गई थी। ताफ होरीन गेट पर तो शाकर रह गई। अगले ही पल उसके मोबाइल पे एड्रेस मौसूल हुआ तो वो होश में आई। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। वो जल्दी ने ड्राइवर को आवाज़ लगाती गाड़ी की तरफ भागी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। क्या हुआ हो? आरिश ने पूछना चाहा। तुम अपनी मनुष्यत का साया मुझसे और हमदान से दूर रखो और खबरदार मेरा नाम मत लेना। दोबारा माँ को सवार करो, खुद पर से उस पे हाथ धो जाओ यहाँ से। वो अंदरी उसकी तरफ के रोते हुए गुस्से से कहती गाड़ी में बैठ चुकी थी। आरिश वहीं शर्मसार खड़ा था। ये क्या मैंने में कैसे इतना घटिया हो गया? कैसे सोच लिया मैंने ये सब? वो शादीशुदा है, जानते हुए भी उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो खुद को कोस रहा था कि माँ ने आकर उसका हाथ थाम लिया, जिस पे आरिश ने गिरफ्त पर मजबूत कर दी। आई एम सॉरी माँ, क्या तुम मेरे साथ एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो? आरिश ने टूटे हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं, अगर होरीन हम दोनों को माफ़ कर दे तो हम भी पुरसुकून शुरुआत कर सकते हैं। मैंने होरीन को बहुत गलत समझा और वो तो बहुत अच्छी है, दिल की कितनी साफ। माँ शर्मिंदगी से आंसू बहा रही थी। आरिश ने उसे सीने से लगा लिया तो माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। जल्दी चले करीम बाबा, होरीन फिक्रमंदी से कह रही थी। आवाज़ भीगी हुई थी। वो मुसलसल हमदान का नंबर डायल कर रही थी जो पावर ऑफ आ रहा था। होरीन की सांस रुकने लगी थी। या अल्लाह मेरे हमदान की हिफाजत करना। वो दिल में दुआएं करती ड्राइवर को जल्दी जल्दी की तलकीन भी कर रही थी। पहुँच गए बेटा बस, ड्राइवर ने गाड़ी रोकते हुए कहा। करीम बाबा ये कहाँ ले आए हैं आप? ये हॉस्पिटल थोड़ी है, होरीन ने फिक्रमंदी से कहा। इतने में किसी ने खिड़की पे नाक किया। मैम जल्दी चलें, सर की कंडीशन सीरियस है। होरीन ने इस शख्स की बात सुनते ही गाड़ी का गेट खोला और इस शख्स के साथ चल दी। आंसू बहे जा रहे थे। वो शख्स भागता हुआ अंदर जा रहा था। होरीन भी दीवानावार उसके पीछे भागती जा रही थी। दुनिया से बेगानी वो जल्द से जल्द हमदान के पास पहुंचना चाहती थी। ये रूम के बाहर पहुंचकर वो शख्स रख गया और होरीन से कहा कि सर अंदर है, आप अंदर चली जाएं। जैसे ही होरीन अंदर दाखिल हुई तो घबरा गई। रूम की लाइट साफ थी। होरीन को अचानक अजीब खौफ के एहसास ने आन घेरे से लगा, कुछ गलत होने वाला है। हमदान, होरीन ने कांपती आवाज़ से पुकारा। यस माई डियर वाइफी। हमदान की आवाज़ के साथ ही रूम की लाइट शांत हुई थी। रूम में हर जगह फूलों से सजावट की थी और जहाँ होरीन खड़ी थी उसके कदमों से लेकर हमदान तक जाने के लिए फूलों से रास्ता बनाया गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी हो, हमदान ने प्यार से कहकर बाहें खोल ली। वो फूलों से बने रास्ते पर भागती हुई हमदान के गले जा लगी। जान निकाल ली थी। मेरी ऐसा मजाक कौन करता है? होरीन ने हिचकियों से रोते हुए हमदान के सीने पे मुक्का मारा। हाँ साइलेंट हो, हमदान ने एक्टिंग करते हुए सीने पे हाथ रखा जैसे बहुत जोर से मुक्का लगा हो। यहाँ पहुँचने से पहले अगर मैं मर जाती तो? होरीन ने गुस्से में भीगी आंखों से घूरते कहा। शशिश कैसे कह लेती हो? तो अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो यार। हमदान के दिल को कुछ हुआ था जब ही होरीन के होंठों पे उंगली रख के उसे खामोश करवाया। मेरी क्या हालत हो रही थी पता है? होरीन को वाकई हमदान की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अच्छा सॉरी ना परामर्श, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तो बस सरप्राइज देना चाहता था अपनी होर को, हमदान ने शरारती अंदाज में कहते हुए होरीन के आंसू साफ किए। इतनी मोहब्बत करती हो कि कुछ सोचे समझे बगैर भागी चली आई। हमदान ने उसके गाल पे आई लट को छेड़ते हुए मोहब्बत से पूछा। जिंदगी है आप मेरी, मेरा सब कुछ कैसे ना आते? होरीन फिर से रुहानसी हो गई थी। मेरी जान अब रोना नहीं है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि उसने हमें बेशुमार खुशियाँ जीने का मौका दिया।
हमदान ने उसे गले लगाते कहा, हाँ, और अल्लाह का शुक्र करे कि मैंने आते ही आपके मुंह पे मौका रसीद नहीं किया। होली ने हंसते हुए कहा तो हमदान भी हंसने लगा। बहुत खतरनाक लड़की हो भाई, तुम्हारा कपड़ आज तक याद है। हमदान ने हंसते हुए होली को छेड़ा। सोली भूल जाए ना वो कपड़ा। होली शर्मिंदा हुई। अच्छा, एक शर्त पे भूलूंगा। हमदान ने कुछ सोचते हुए शरारत से कहा, किस शर्त पे? होली ने सिर उठा के हमदान की आंखों में देखते पूछा, आज तुम मुझे अल्लाह का शुक्र तारीफ करने का मौका दो कि उन्होंने हमें केवट से बेटे से नवाजा। हमदान होली को देखकर शौक लहजे में कह रहा था। हमदान हाँ ना। हमदान की बात पर होली ने झेम कर हमदान के सीने में मुंह छुपा लिया। हर चीज़ खूबसूरत थी, सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर भरोसा सकता सच्ची मोहब्बत और यकीन की बदौलत।